नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 8, अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर। तो दोस्तों, पहले हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो आपको रिटन में यानी कि लिखित में इसी वीडियो में आगे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। If it does not rain well, even the mighty oceans will be drained। अब यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर अच्छे से बारिश नहीं होती है तो हमारे जो विशालकाय बड़े बड़े महासागर हैं वो भी ड्रेन्ड हो जाएंगे, यानी उनका पानी भी निकल जाएगा। On a bright summer afternoon, Avi and Thirav enjoy their शिकंजी lemonade। क्या कह रहा है कि भाई ब्राइट समर आफ्टरनून पर, समर का मतलब क्या होता है, गर्मी का मौसम। ब्राइट मतलब ऐसा दिन है जब बादल आदल नहीं है, एकदम सूरज एकदम बढ़िया मस्त कड़क है। और आफ्टरनून यानी कि दोपहर का टाइम है, ठीक है। मतलब गर्मी का मौसम है, दोपहर का टाइम है और सूरज एकदम चमचमा रहा है। उस समय अवी और थिरव ये दोनों अपने शिकंजी लेमनेड, जिसको हम लोग नींबू पानी भी कहते हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, यानी उसको पी रहे हैं। आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमनेड, थिरव वंडर्ड अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर। क्या है इसका मतलब कि भाई अपने लेमनेड यानी कि अपने नींबू पानी में बर्फ़ को देखकर थिरव जो है सोच रहा है। किसके बारे में सोच रहा है? बर्फ़ और पानी के प्रकृति के बारे में, मतलब इनके नेचर के बारे में। Ice feel hard to touch and we can hold it in our hand, whereas water cannot be held in the same way. So they must be different substance। बच्चा क्या सोच रहा है कि भाई बर्फ़ तो सख्त होती है, छूने में सख्त होती है, उसे हम लोग हाथ में पकड़ सकते हैं। तो ज़रूर बर्फ़ और पानी ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस होंगे, क्योंकि भाई पानी को कहाँ हाथ में पकड़ सकते हैं। अब इसमें लड़की जवाब दे रही है नो दीज आर द सेम सब्सटेंस, यानी लड़की जवाब दे रही कि नहीं, ये सारे सब्सटेंस क्या हैं, ये सेम सब्सटेंस, यानी कि पानी और बर्फ़ ये सेम सब्सटेंस होते हैं। आवी हैज़ अ काउंटर व्यू टू थिरव, व्हाट डू यू थिंक वाई। आवी के पास में थिरव के लिए, मतलब थिरव जो कह रहा था उसको लेकर एक काउंटर व्यू है। वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीज़र ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड चेक इफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। जो ये बच्ची है ये क्या कह रही कि हम फ्रिज का जो फ्रीजर होता है उसमें पानी रख सकते हैं, मतलब पानी रख के देख सकते हैं कुछ देर बाद वो किसमें, बर्फ़ में बदल जाएगा। अब ये लड़का ये सुन के जवाब दे रहा है यस आई नो व्हेन वाटर इज़ लेफ्ट इन द फ्रीज़र इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस बट प्रोबेबली समथिंग गेट्स ऐड टू द आइस इन द फ्रीज़र। बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा ये कह रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ कि अगर पानी को फ्रीज़र में छोड़ देंगे तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि जब वो बर्फ़ में बदल रहा हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऊपर से ऐड होती हो। ऐसा कौन? ये लड़का कह रहा है। डू यू थिंक थिरव इज़ राइट, हाउ कैन यू फाइंड आउट। इसमें क्या कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो बच्चा है थिरव ये सही कह रहा है? तो ये सही नहीं कह रहा है। कोई भी चीज़ ऐड नहीं होती है जब मेरा जो पानी है वो बर्फ़ में बदलता है, ठीक है ना। आप पानी को जमाओगे तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा, कुछ भी ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कुछ अलग से ऐड होता है। तो अब यहाँ पे एक हमारी एक्टिविटी दे रखी है 8.1, देख लेते हैं इसमें क्या है। पुट एन आइस क्यूब इन अ कप, लीव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व। क्या कह रहे हैं कि आपको एक आइस क्यूब लेनी है, उसको कप में रखो और उसको टेबल पे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो, ठीक, और फिर ऑब्जर्व करो। आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जो आइस क्यूब है वो किस में बदल गया? वाटर, यानी कि पानी में बदल गया। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो
यानी कि इस ऑब्जर्वेशन से आप किस निष्कर्ष पर आए हो। तो हम इस कंक्लूजन पर, इस निष्कर्ष पर आए हैं कि भाई बर्फ़ में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला है, क्योंकि वो पिघलने के बाद में क्या बन रही है, पानी ही बन रही है। डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस? क्या इसका मतलब ये है कि पानी और बर्फ़ दोनों ही सेम सब्सटेंस हैं? यस, हाँ, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ सेम सब्सटेंस। आइस और वाटर यानी कि बर्फ़ और पानी, ये हमारे एक ही सब्सटेंस के दो अलग अलग रूप हैं। दीज फॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स। इन फॉर्म्स को हम लोग स्टेट्स यानी कि अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये जो रूप हैं इनको हम लोग अवस्था भी कहते हैं। दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर शो मैनी डिफरेंस इन देयर बिहेवियर। ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वाटर के, ये अपने बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा क्या डिफरेंस शो करते हैं। वाटर फ्लोज बट आइस डज नॉट। जैसे कि पानी तो बहता है लेकिन बर्फ़ नहीं बहती। वाटर स्प्लैश बट आइस डज नॉट। पानी जो है वो स्प्लैश होता है, उसमें लहरें उठती हैं, जबकि बर्फ़ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन्वेस्टिगेटिंग वाटर डिसअपियरिंग एक्ट। इट इज़ अ रेनी मॉर्निंग। क्या कह रहे हैं भाई, रेनी यानी कि बारिश वाली सवेरे हुई है। वाइल गोइंग टू स्कूल, जब स्कूल जा रहे थे तब अवी एंड थिरव ऑब्जर्व दैट देयर आर लॉट ऑफ वाटर पडल्स इन दी प्लेग्राउंड। जब आवी और थिरव स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि भाई इनके प्लेग्राउंड में बहुत सारे पानी के क्या हैं, गड्ढे हैं। दैट इवनिंग, उसी शाम, व्हेन दे गो टू प्ले, जब वो खेलने गए, दे आर सरप्राइज टू ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द वाटर्स इन दी पडल्स हैड डिसअपियर। वो यह देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि कुछ जो पानी था गड्ढों का वह गायब हो गया। हैव यू एवर नोटिस्ड वाटर इन द पडल डिसअपियरिंग? क्या आपने कभी गड्ढों में से पानी को गायब होते हुए देखा है? तो दोस्तों देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। आपके घर के आसपास सड़कों पे गड्ढे होंगे, या हो सकता है कोई मैदान हो उस पर गड्ढे हों। जब भी बारिश होती होगी उनमें पानी भर जाता होगा, और जैसे ही बारिश बंद हो जाती है थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ दिनों बाद, अपने आप पानी सारा गायब हो जाता होगा। वेयर डज इट गो? जो ये पानी है आखिर ये कहाँ गया? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ में इस पर चर्चा करो। आई थिंक द वाटर हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द सॉयल ऑन द प्लेग्राउंड। अब ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि मुझे लगता है कि जो मिट्टी है खेल के मैदान पर उसने पानी को सोख लिया है। वॉट डू यू थिंक अबाउट इट? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? तो देखो ये जो बच्चा कह रहा है ना, ये कम्प्लीटली इसका गलत नहीं है। पानी जो है वो मिट्टी ने भी सूखा होगा, और दूसरी चीज़ जो पानी है वो सूरज की गर्मी से भाप बन के भी उड़ गया होगा। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर डिसअपियरिंग? आपने पानी गायब होते और कहाँ देखा है? कैन यू थिंक ऑफ अ पॉसिबल रीज़न वाई दिस? कैन यू थिंक ऑफ अ पॉसिबल रीज़न वाई दिस हैपन्स? क्या कह रहा है कि भाई क्या आप कोई पॉसिबल रीज़न यानी कि क्या आप कोई कारण सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल्स वाटर लेफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ यूटेंसिल्स ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। आपने हो सकता है ये चीज़ ऑब्जर्व करी हो कि जब हम लोग बर्तनों को धोते हैं तो बर्तनों की सतह पर जो बचा हुआ पानी होता है वो कुछ देर बाद सूख जाता है। डज द रीज़न you thought earlier to explain water disappearance apply to this case too? क्या आपने जो पहले कारण सोचा था पानी के गायब होने का, क्या वह कारण यहाँ पर लगता है? Avi wondered if the water has seeped through the surface of the utensils. आवी ये वंडर यानी आवी ये सोच रहा है कि जो पानी है ऐसा तो नहीं कि वो बर्तनों की सतह से रिस कर चला जाता हो। Thirav thinks that water does not seep through द सर्फेस ऑफ द यूटेंसिल्स। सिर्फ ये सोच रही है कि नहीं, पानी जो है वो बर्तनों की सतह से रिस कर बिल्कुल भी नहीं जाता होगा। डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट हुज आइडिया इज़ करेक्ट। एक एक्टिविटी को आप बच्चे लोग डिज़ाइन कर सकते हो ये देखने के लिए कि किसका आइडिया सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं आपको सीधे रीज़न बता देता हूँ कि कारण क्या है पानी के गायब होने का। जो कारण है वो है इवेपोरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। इसमें क्या होता है कि जो पानी है वो भाप बन के हवा में उड़ जाता है। देखो आप सभी ने घर में पानी उबलते हुए ज़रूर देखा होगा। जब गैस पे रखा है तो खूब तेज पानी बुड़ 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 उबलता है कि नहीं उबलता है।
अगर आप उस पानी को थोड़ी देर तक ऐसे ही रखा रहने दो तो आप देखोगे कि जो पानी है वो कम ही होता जा रहा है, मतलब वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर जो पानी है वो गर्मी मिलने की वजह से भाप बन के उड़ जा रहा है। क्या हो जा रहा है? भाप बन के उड़ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और यही होता है पानी के गायब होने का राज। और ये जो भाप है ये कहाँ मिलती है? ये जाके जो बर्तन है जिसमें पानी उबल रहा है उसके ऊपर की जो हवा है उसमें मिल जाती है। ठीक, हवा के अंदर भी हमारा जो पानी है वो मौजूद होता है, बस वो नमी के रूप में या फिर वाष्प के रूप में होता है। ठीक है, हवा के अंदर जो पानी है वो किसके रूप में होता है? वाष्प के रूप में होता है। ठीक, चलो डिज़ाइन, अच्छा ये तो हो गया। एक्टिविटी 8.2, टेक अ टेबल स्पून ऑफ अ वाटर ऑन अ स्टील प्लेट एज शोन इन फिगर 8.1। क्या कह रहे हैं? जैसे फिगर 8.1 में है वैसे आपको एक चम्मच भर पानी लेना होगा स्टील की प्लेट पर। ये आप देख सकते हो इन्होंने ले रखा है। ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप्स थ्रू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, यानी कि गौर से देखो कि जो पानी है क्या वो प्लेट के दूसरी तरफ रिस के जा रहा है या नहीं। कीप ऑब्जर्विंग दिस एट अ रेगुलर इंटरवल अंटिल द वाटर कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड। इस चीज़ को आप लोग इंटरवल पर यानी कि एक समय अंतराल के बाद में बार बार देखते रहो। ये तब तक देखते रहो जब तक पानी गायब नहीं हो जाता। व्हाट डू यू इन्फर? आपने क्या निकाला? इज दिस एक्टिविटी इनफ टू कम टू द कंक्लूजन दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू अ स्टील प्लेट? क्या ये जो एक्टिविटी है क्या ये पर्याप्त है हमें इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कि जो पानी है वो स्टील प्लेट से नहीं रिसता? इफ़ वाटर डज नॉट सीप थ्रू द स्टील प्लेट देन वेयर हैज़ द वाटर गॉन? अगर पानी स्टील प्लेट से नहीं रिस रहा है तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पानी गया तो गया कहाँ? दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। ये जो पानी है ये अपनी गैसीय अवस्था में बदल जाता है जिसको हम लोग वाटर वेपर यानी जल वाष्प कहते हैं। द वाटर वेपर इज़ अनदर स्टेट ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर है यानी कि जो जल वाष्प है ये वाटर यानी कि जल का ही एक अलग क्या है? रूप है। लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपीयरिंग। चलिए हम एक और ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचते हैं जिसमें आप पानी को गायब होता देखोगे। While making dosa, we sprinkle some water on the hot pan and it disappear. Where does it go? जब हम डोसा बनाते हैं तो गरम गरम तवे पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं? पानी छिड़कते हैं और पानी छिड़कते ही वह पानी गायब हो जाता है। तो ये पानी कहाँ जाता है? ये पानी जैसे ही आप गर्म तवे पे छिड़कते हो तो तवे की गर्मी की वजह से ये पानी तुरंत भाप बन जाता है और भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, water vapor is actually invisible, but the presence of tiny droplets of water in the steam make it visible. जो वाटर वेपर यानी कि जो जलवाष्प होते हैं वो इनविजिबल होते हैं यानी कि वो अदृश्य होते हैं, उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन जलवाष्प के अंदर मौजूद जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं उसकी वजह से हम लोग ये जो है हमारी भाप इसको देख पाते हैं, नहीं तो हम भाप को नहीं देख सकते। और जो हमें दिखता है ना भाप में वो क्या होती हैं? पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। द वाटर विच इज स्प्रिंकल ऑन, अच्छा ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है ना? हाँ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या कह रहे हैं? जो प्रक्रिया होती है जिसमें हमारा जो पानी है वो उसके वाष्प में बदलता है इसको हम लोग इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली। जो ये प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण की ये कंटिन्यूसली यानी कि बिना रुके होती रहती है, इवन एट रूम टेम्परेचर। यहाँ तक कि जो हमारा रूम का टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी वाष्पीकरण होता रहता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इवेपोरेशन? क्या आप इवेपोरेशन के और एग्जाम्पल्स को सोच सकते हो? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल उन्होंने खुद से दिए हैं, जैसे कि पहला है ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ। देखो गीले कपड़े, जब हम कपड़े धोते हैं तो गीले हो जाते हैं, उनको हम लोग किस में? धूप में लटका देते हैं, थोड़ी देर बाद वो सूख जाते हैं। तो उनका जो पानी है कहाँ जाता है? उनका जो पानी है वो धूप की गर्मी की वजह से भाप बन के उड़ जाता है। मॉप्ड फ्लोर, जब हम ज़मीन पे पोछा लगाते हैं तो कुछ देर बाद ज़मीन जो है सूख जाती है, तो जो पानी ज़मीन के ऊपर था वो कहाँ गया? वो भाप बन के उड़ गया।
स्वेट ऑन आर बॉडी, हमारे शरीर में जब पसीना आता है तो पसीना थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, तो पसीना कहाँ गया, वो भाप बन के उड़ गया। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ इट, ये क्या है, कुछ उदाहरण है इसके। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द पडल्स। क्या कह रहा है कि नाउ यानी कि क्या, अब आप बता सकते हो कि क्या कारण है जो मेरे गड्ढे हैं उनमें से पानी के गायब होने का। इज़ इट ड्यू टू सीपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड, क्या ये पानी के ज़मीन में रिसने की वजह से हुआ है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, क्या पानी के भाप बनने की वजह से हुआ है। बोथ ऑफ दिस, या फिर इन दोनों की वजह से हुआ है। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो होगा बोथ ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि देखो पडल के केस में पडल गड्ढा कहाँ होता है, मैदान में होता है। ठीक, और मैदान किसकी होती है, मैदान होता है मिट्टी का। मिट्टी के अंदर पानी रिसता है, इसमें ये कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं है। ठीक है, तो भाई थोड़ा पानी मिट्टी भी सोखेगी और साथ ही में वाष्पीकरण यानी कि भाप भी बन के पानी उड़ेगा। तो ये दोनों ही प्रोसेस होती हैं हमारे पडल्स के अंदर। ठीक, तो इसमें आएगा आंसर बोथ ऑफ दीज। ठीक है, चलो। हैंड सैनिटाइजर्स डिसअपीयर एज यू रब इट ऑन योर हैंड, व्हाट हैपन्स टू इट। जो हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं जब आप उनको अपने हाथ पे रगड़ते हो। तो क्या होता है, देखो हैंड सैनिटाइज़र में ज़्यादातर क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, और जैसे ही आप अल्कोहल को अपने हाथ पे रगड़ते हो तो आपके हाथ की जो गर्मी है, आपके हाथ का जो टेम्परेचर है, वो जैसे ही अल्कोहल को मिलता है वो तुरंत भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है ना, वो तुरंत भाप बन के उड़ जाता है। और यही रीज़न है कि भाई जो हैंड सैनिटाइज़र है उसमें जो ये रहता है, मतलब हैंड सैनिटाइज़र, ये हमारा बहुत जल्दी सूख जाता है, बहुत जल्दी उड़ जाता है। अनदर मिस्ट्री, नेक्स्ट डे अवी, थिरव एंड देयर फ्रेंड डिसाइडेड टू मेक अ लेमनेड। अगले दिन अवी, थिरव और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो लेमनेड यानी कि नींबू पानी बनाएंगे। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तैयारी के समय, दे टुक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर एंड ऐड आइस क्यूब्स इनटू इट। उन्होंने कांच के ग्लास में ठंडा पानी लिया और उसमें बर्फ़ के टुकड़े यानी बर्फ़ के क्यूब्स डाल दिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद, दे नोटिस समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। उन्होंने जो ग्लास यानी जो कांच की ग्लास है उसके बाहरी सतह के बारे में कुछ बहुत ही कमाल का उन्होंने नोटिस करा। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग अ सिमिलर एक्टिविटी आवरसेल्फ। चलिए हम खुद भी एक ऐसी एक्टिविटी करके पता करते हैं कि उन्होंने क्या कमाल का देखा होगा। तो चलो दोस्तों मैं आपको सीधे बता देता हूँ उन्होंने देखा क्या होगा। देखो, जब भी आप किसी भी ग्लास के अंदर पानी रखते हो, ठंडा पानी रखते हो, तो उस ग्लास के बाहर अपने आप यहाँ पे पानी पानी आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि ग्लास के अंदर तो पानी हमने भरा था, तो ये बाहर पानी कैसे आ गया। ठीक है, जब मैं छोटा था तब मैं ये सोचता था कि जो बाहर पानी है ना वो अंदर का ही पानी है जो कि ग्लास से होते हुए, मतलब ग्लास से किस तरह रिश्ते हुए बाहर आ गया। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैंने साइंस पढ़ी, तब मुझको समझ में आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर पानी ग्लास के अंदर से नहीं रिस रहा है, बाहर को नहीं जा रहा है, तो ग्लास के बाहर जो पानी मौजूद होता है, आखिर ये पानी होता क्या है। तो इसका जवाब मेरा बहुत ही सीधा सा है। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको जब उबलते हुए पानी का एग्जाम्पल दिया था तब मैंने उसमें आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भाप है वो कहाँ उड़ती है, हवा में उड़ती है। हवा में क्या होती है, मिल जाती है। मतलब हवा के अंदर यानी एयर के अंदर हमारा क्या मौजूद होता है, मॉइस्चर। क्या मौजूद होता है, वाटर वेपर। ठीक है, हवा के अंदर मेरा क्या मौजूद होता है, वाटर वेपर। और जब भी ये वाटर वेपर यानी जल वाष्प ठंडा होता है या किसी ठंडी चीज़ के संपर्क में आता है तो ये दोबारा से पानी में बदल जाता है। और क्या ये ग्लास ठंडी है, बिल्कुल है। तो जैसे ही इसके संपर्क में वाटर वेपर आएगा, पानी में बदल जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे जम जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब मेरा एक और क्या है, एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट टाइप का दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं इसमें, टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, यानी कि कांच की ग्लास में आपको ठंडा पानी लेना है। ऐड अ फ्यू आइस क्यूब्स इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2। आपको क्या करना है, उस ग्लास के अंदर कुछ बर्फ़ के टुकड़ों को डाल देना है, जैसे 8.2 में हमारा दिखाया गया है इस वाले में। ठीक है, लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 5 मिनट एंड ऑब्जर्व इट। उसको 5 मिनट के लिए बिना छेड़े ऐसे ही छोड़ दो और फिर देखो क्या हुआ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन दैट अराइजेस इन योर माइंड इन टेबल 8.1। आपने जो भी चीज़ ऑब्जर्व करी, साथ ही में आपके दिमाग में जो भी सवाल आया, उसको आपको टेबल 8.1 में लिख लेना है।
You can also touch the outer surface of the glass tumbler to feel if there is any change. आप जो ग्लास के बाहरी सतह है उसको छूकर देख सकते हो कि क्या उसमें कोई बदलाव आया है या नहीं. You may have many observations and question here. यहाँ पर हो सकता है कि आपने कई सारे ऑब्जर्वेशंस करे हों, साथ ही में आपके मन में कई सारे सवाल भी उठे हों. तो ये है टेबल 8.1. आपने जो ऑब्जर्व करा उसको इधर लिखना है, जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, चलो. One observation that arises in Avi's mind is there are some water droplets, tiny drops appearing on the outer surface of the glass tumbler. एक जो ऑब्जर्वेशन आवी के दिमाग में उठी वो ये थी कि भाई जो ग्लास है उसके बाहर कुछ बहुत ही छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें नज़र आने लग गई हैं. इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिटेड एंड दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप. शुरुआत में जो ये नन्ही नन्ही वाटर की बूंदें थीं ये क्या हुई, ये इकट्ठा होती गईं और फिर ये क्या बन गई, बड़ी बूंद में बदल गईं. यू कैन ऑल्सो ट्राई दी अबव प्रोसेस. अब ऊपर की प्रक्रिया को ट्राई कर सकते हो एक मेटल के कंटेनर यानी कि जो हमारी धातु की कोई ग्लास या कोई बर्तन है उसके साथ में. यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट कम फ्रॉम. हो सकता है आप जिज्ञासु हो कि ये पानी की बूंदें आखिर कहाँ से आईं. तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि हमारे हवा के अंदर क्या होता है. हवा के अंदर हमारे जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं और जब ये वेपर्स किसी ठंडी चीज़ के संपर्क में आते हैं तो ये मेरे जमकर क्या बन जाते हैं, फिर से पानी में बदल जाते हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है ना किसी भी चीज़ की भाप से वापस तरल बनने में, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, मतलब जमना. Suggest possible reason explaining the appearance of the water droplets on the outer surface of the glass tumbler. क्या कह रहे हैं कि भाई जो संभव कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से, जो इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है आपके हिसाब से, उसको आप क्या करो, सजेस्ट करो. ठीक है, कि आखिर ग्लास के बाहर ये नन्ही नन्ही बूंदें कहाँ से आ रही हैं. डिस्कस इट विद योर फ्रेंड. अपने दोस्तों के साथ में इसे डिस्कस करो. राइट डाउन द पॉसिबल रीज़न इन फिगर 8.3. फिगर 8.3 में जो भी संभव कारण हो सकते हैं उनको लिखो. तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं. ये लड़की कह रही है आइस मे हैव कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बल एंड मेल्टेड. लड़की क्या कही कि हो सकता है जो बर्फ़ है वो ग्लास के बाहर आ गई हो और पिघल गई हो. तो ये लड़की जो है इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, एकदम इसका जो तुक्का है वो एकदम गलत है. ठीक, ऐसे आप अपने 3-4 दोस्तों से पूछ लो, जो वो कहें उसको यहाँ पे लिख लो. यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीज़न. हो सकता है आपके पास कई सारे संभव कारण हो. यू मे अग्री और डिसअग्री विद द रीज़न ऑफ अदर. हो सकता है आप दूसरों के कारण से सहमत हो और सहमत ना भी हो. आवी एंड थिरफ सजेस्टेड विद अ चेन ऑफ रीज़न, आर्ग्यूड विद अ चेन ऑफ रीज़न. आवी और थिरफ क्या करने लगे भाई, आर्ग्यू करने लगे, बहस करने लगे कई सारे कारणों के ऊपर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉसिबल रीज़न मेंशन इन फिगर 8.4. आपको क्या लगता है कि भाई क्या संभव कारण हो सकता है जो हमें देखने को मिला है फिगर 8.4 में. तो ये मैंने अभी आपको बता दिया है दोस्तों. आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर. लड़की कह रही कि मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा जो पानी है वो कांच के ग्लास से बाहर रिस के आ गया होगा. लड़का क्या कह रहा है, नो इट कैन नॉट सीप आउट, द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज़ नॉट डिक्रीज. लड़का कह रहा है कि नहीं, कांच के ग्लास के अंदर से पानी रिस के बाहर नहीं आया है, क्योंकि कांच के ग्लास के अंदर जितना पानी था वो उतना का उतना ही है. उसका वॉल्यूम क्या है, घटा तो बिल्कुल भी नहीं है. इट माइट हैव डिक्रीज बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ टू बी सीन. लड़की कह रही कि हो सकता है वो घट गया हो लेकिन इतना नहीं घटा हो कि तुम्हें इसका पता चल सके. With a tall and a narrow bottle, even a single slide of the level of water is noticeable. लड़का क्या कह रहा है कि भाई ये बोतल बड़ी ही लंबी है और बड़ी ही पतली सी है. इसका जो पानी का स्तर है वो जरा सा भी नहीं हिला है. ठीक, जिससे कि वो इस लेवल पर, मतलब इस कंक्लूजन पर निकल पाए, आ पाए हैं, इस निष्कर्ष पर आ पाए हैं कि जो वाटर है वो सीप नहीं हो रहा है, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं बाहर बह रहा है, रिस रहा है. You can take water at room temperature in another tumbler and figure out whether any water seeps out.
बच्चा क्या कह रहा है कि तुम रूम टेम्परेचर पर कोई भी पानी ले सकते हो और उस पानी को लेके थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करो और ये बताओ क्या तुम्हारा जो बर्तन है वो सीप रहे हैं, मतलब उनमें से पानी रिस रहा है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही सुंदर सा फूल और पत्तियाँ दे रखी हैं, इसके ऊपर बड़ी बड़ी बूंदें हैं। अब सवाल ये आता है कि बूंदें आई कहाँ से, क्या किसी ने पानी डाला है, तो जवाब है नहीं। ठीक है, ये बूंदें हैं मेरी फॉग, जिसको हम लोग हिंदी में कोहरा भी कहते हैं। ठीक, देखो कोहरा क्या होता है, कोहरा मेरा और कुछ नहीं वाटर वेपर ही होता है। ठीक है ना, और यही वाटर वेपर जब किसी भी सतह के ऊपर गिरता है तो ये ठंडा होकर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। और यही रीज़न है कि ठंड के मौसम में आपको जगह जगह पर इस तरीके से ओस जमी हुई ज़रूर दिखाई देगी। Continue the discussion on the given reason or conduct activity to find evidence for the reason given to help in this discussion। क्या कह रहा है कि भाई इस डिस्कशन को आप जारी रखो कुछ दिए हुए रीजंस के साथ में, या फिर एक एक्टिविटी करो जो भी आपने सबूत पाए हैं कारण को यानी कि रीज़न को निकालने के। ठीक है, वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर ड्रॉपलेट्स लाइक दैट, आपने इस प्रकार के जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको और कहाँ देखा है, तो भाई ये हमें ओस में देखने को मिलती है। यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप ऑन प्लानट, सॉरी ऑन प्लांट्स, आपने पौधों के ऊपर ड्यू ड्रॉप होता है मतलब सवेरे की ओस, जो सवेरे की ओस है उसको देखा होगा। वाई डू यू सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन मॉर्निंग, आपको सवेरे ज़्यादा ड्यू ड्रॉप्स देखने को क्यों मिलती है, तो सवेरे क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि देखो रात के टाइम पे ठंडी के मौसम में मौसम कैसा होता है, बहुत ही ठंडा ठंडा होता है। और अभी हमने ये पढ़ा है कि अगर जो वाटर वेपर है वो ज़रूरत से ज़्यादा उसको आप ठंडा कर दोगे तो वो वापस किस में बदल जाएगा, वाटर यानी कि पानी में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो ठंडी के मौसम में जब बहुत सारी ओस होती है तब क्या होता है भाई, रात में बहुत ही ठंडी होती है और इस वजह से जो ओस है वो हमारी पानी बन बन के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, when we boil the water in the half filled utensil and covered with steel plate, some water drops accumulate on the inner side of the steel plate। क्या कह रहा है कि जब हम किसी पानी को आधे भरे हुए बर्तन में उबालते हैं और उस पर स्टील प्लेट झाँप देते हैं तो कुछ देर बाद जब हम स्टील प्लेट हटा के देखेंगे तो हमें स्टील प्लेट के ऊपर बहुत सारा पानी जमा हुआ, काफ़ी सारा पानी जमा हुआ दिखाई देगा। वेयर डू दीज वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम, ये जो पानी की बूंदें हैं कहाँ से आई हैं, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। तो चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि पानी की बूंदें कहाँ से आई हैं। देखो मान लो ये मेरा बर्तन है, ठीक है, इसमें आप किसी चीज़ को उबाल रहे हो, उबालने पे भाप बनी, भाप कहाँ गई, ऊपर की ओर गई, लेकिन यहाँ पे क्या लगी, यहाँ पे लगी बड़ी सी प्लेट। अब ये भाप ऊपर जाने की बजाय कहाँ लड़ रही है, इस प्लेट में जल लड़ रही है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, क्या इस प्लेट के ऊपर यानी कि बाहर कुछ है, कुछ नहीं है ना, मतलब ये प्लेट मेरी बाहर से कैसी होगी, ठंडी होगी। तो इस वजह से जैसे ही ये जो है भाप ये मेरी ठंडी प्लेट से जाकर टकराती है, ये वापस किस में बदल जाती है, ये वापस बदल जाती है हमारे वाटर में यानी कि पानी में। ठीक, व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर comes in contact with the cold surface, it forms water droplet. The process of the conversion of water into its liquid state is called condensation। देखो क्या कह रहा है कि भाई जब हवा में मौजूद जो जल वाष्प है जब वो किसी ठंडी सतह के संपर्क में यानी कि कांटेक्ट में आता है तो वो दोबारा से पानी में बदल जाता है। वो क्या बन जाता है, वो पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। ये जो प्रोसेस यानी ये जो प्रक्रिया होती है पानी के वाष्प यानी जल वाष्प से जल बनने में, तरल द्रव्य जल बनने में, इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि लिक्विड से आपका फिर से क्या बन रहा है, वेपर से, वाटर वेपर से आपका क्या बन रहा है, लिक्विड वाटर बन रहा है। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। तो कंडेंसेशन क्या होती है, कंडेंसेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेरा जो वाटर वेपर है वो वाटर में फिर से बदलता है। और ये कब होता है, जब मेरा जो वाटर है वो किसी ठंडी सतह के संपर्क में आता है। ठीक, चलो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर लेट अस गो टू एक्टिविटी 8.3। क्या कह रहा है कि भाई जो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कंडेंसेशन ऑफ वाटर, इसको समझने के बाद में चलो एक्टिविटी 8.3 पर जाते हैं।
Could the water appearing on the outer surface of the glass tumbler in activity 8.3 also due to the condensation of water vapor present in the air? क्या कह रहा है कि जो कांच ग्लास के बाहरी सतह पे जो पानी आ रहा था, क्या वो हवा में मौजूद वाटर वेपर की वजह से ही आ रहा था? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारी एक और एक्टिविटी दे रखी है 8.4। क्या कह रही है? Avi and Thirav conducted an activity to find evidences for their reasons. आवी और थिरव ने एक्टिविटीज़ करी ताकि वो अपने रीज़न यानी अपने कारण का सबूत ढूंढ सकें। You can also conduct the activity by following the steps given below. Record your data in table 8.2. क्या कह रहा है कि भाई आप भी उन्हीं तरह एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो भी डेटा होगा मतलब जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा उसको टेबल 8.2 में लिख देना। तो पहला स्टेप क्या है? टेक अ ग्लास टम्बलर, एक कांच के ग्लास लो, उसे आधा भरो पानी से और उसमें कुछ क्या डाल दो? आइस क्यूब डाल दो। ठीक, फिर एक स्टील की प्लेट उसके ऊपर रख दो और उसे डिजिटल वेइंग मशीन जो है उसके ऊपर डाल दो। ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेट ऑफ एवरी 5 मिनट्स आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। क्या कह रहा है कि भाई जो भी आपने रीडिंग देख रहे हो उसको आप क्या करो? ऑब्जर्व करो और लिख लो कहीं पर। ठीक, और हर 5 मिनट पे आपको ये काम करते रहना है। कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट तक इसको ऑब्जर्व करो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को कहीं पे टेबल 8.2 में लिख लो। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ कोल्ड वाटर केप्ट ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। क्या कह रहा है भाई? अंदाज़ा लगाओ क्या होगा ठंडे पानी के मास के साथ में जो कि वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है। विल इट इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन द सेम? क्या ये घटेगा, क्या ये बढ़ेगा या फिर ये एक सा ही रहेगा? डू योर फाइंडिंग्स मैच विथ योर प्रेडिक्शंस? क्या कह रहा है कि भाई आपने जो चीज़ फाइंड करी है क्या वो आपके प्रेडिक्शन से मैच कर रही थी? मतलब आपने जो प्रेडिक्ट करा था कि उसका मास इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्या उससे मैच कर रही है? एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस, और आपने जो ऑब्जर्वेशंस करी हैं उसको आप लोग एक्सप्लेन करिए। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमिडिटी। क्या कह रहा है कि भाई हवा के अंदर जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसको हम लोग ह्यूमिडिटी यानी कि नमी या आर्द्रता भी बोलते हैं। ठीक है, द डेली ह्यूमिडिटी डेटा फॉर योर एरिया इज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर एंड अदर सोर्सेज। जो रोज का ह्यूमिडिटी यानी कि नमी और आर्द्रता का जो भी डेटा होता है आपके एरिया का, वो आपको आपके न्यूज़पेपर में या फिर किसी दूसरे स्रोत में मिल जाएगा। देखो दोस्तों, आज के टाइम पे तकरीबन हर कोई स्मार्टफोन का यूज़ कर रहा है। स्मार्टफोन में अगर आप अपनी वेदर रिपोर्ट अपने एरिया की देखोगे तो उसमें आपको ह्यूमिडिटी का भी डेटा दिखाई देगा। कंपाइल द डेटा फॉर द ईयर एंड स्टडी एनी पैटर्न्स इफ प्रेजेंट। क्या कह रहे हैं? आपको एक वर्ष का जो डेटा है उसको कंपाइल करना है, इकट्ठा करना है और देखना है कि क्या उसमें कोई पैटर्न मौजूद है या नहीं। यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको जो कांच की ग्लास है उसके ऊपर मतलब उसके बाहर कुछ छोटी छोटी पानी की बूंदें देखने को मिलेंगी। वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर थ्रू कंडेंसेशन। क्या कह रहा है कि भाई हवा के अंदर मौजूद जो जलवाष्प है यानी कि जो हमारे वाटर वेपर हैं, जब वो ठंडी ग्लास की जो कांच की आपकी ग्लास है उसकी जो ठंडी सतह है उसके संपर्क में आते हैं तो वो ठंडे होके क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे पानी की बूंदों में कंडेंसेशन के द्वारा बदल जाते हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। तो भाई अब देखो, क्योंकि वो जो वाटर वेपर थे वो भी अब क्या हो गए हैं, वो भी मेरे पानी में बदल गए हैं। तो क्या पानी की मात्रा बढ़ गई? देखो, एक तो पानी के अंदर ग्लास के अंदर जो पानी भरा था वो तो उतना ही रहेगा, वो तो नहीं बढ़ेगा घटेगा। लेकिन अब जो ग्लास के बाहर है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पानी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया है ना। क्यों? क्योंकि भाई जो एयर में मौजूद वाटर वेपर थे वो ग्लास के ठंडे सतह के संपर्क में आने से वो भी क्या बन गए? पानी बन गए और वो भी उसी ग्लास के ऊपर आ गए। मतलब पानी तो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है?
भले ही ग्लास के बाहर बढ़ा हो, लेकिन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बढ़ा है ना। तो उसकी वजह से अब जो आपका जो भी आपने ले रखा था तराजू, उसमें जो भी रीडिंग दिखा रहा होगा वो भी इंक्रीज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि भाई पानी बढ़ा तो वेट भी बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। कैन वी कंक्लूड दैट वाटर इज़ नॉट सीपिंग थ्रू द वॉल ऑफ द टम्बलर? क्या अब हम ये निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं? क्या अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पानी है वो ग्लास की मतलब ग्लास से बाहर रिसके नहीं जा रहा है? कैन वी ऑल्सो कंक्लूड दैट द वाटर कलेक्टेड आउटसाइड द टम्बलर इज़ ओनली ड्यू टू कंडेंसेशन? क्या अब हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्लास के बाहर जो पानी इकट्ठा हुआ है वो कंडेंसेशन की ही वजह से है? नो, वी कैन नॉट से दैट कंक्लूसिवली फ्रॉम एक्टिविटी 8.4। नहीं, हम एक्टिविटी 8.4 से इस चीज़ को कंक्लूसिवली यानी कि एकदम डेफिनेटली नहीं कह सकते। वॉट मोर कैन यू डू टू शो दैट वाटर इज़ नॉट सीपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर? आप इसके अलावा और क्या कर सकते हो ये दिखाने के लिए कि जो पानी है वो ग्लास टम्बलर से बाहर नहीं रिस रहा है? हाउ वुड यू मॉडिफाई एक्टिविटी 8.4 टू फाइंड द आंसर? आप एक्टिविटी 8.4 को कैसे और मॉडिफाई करोगे अपने आंसर को ढूंढने के लिए? तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपको थोड़ा मॉडिफाई करना है तो इसको मॉडिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक ग्लास लो, उसमें रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल जो पानी होता है वो भर के रख दो, ठीक है, और दोनों को ही वेट करो। तो आप देखो जो ठंडा वाला है उसमें तो भाई चेंज आएगा टेम्परेचर की वजह से, जो क्या बोलते हैं वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो रहा है उससे वाटर बढ़ेगा तो उसमें तो वेट में चेंज आएगा। लेकिन जो नॉर्मल ग्लास है उसकी सरफेस ठंडी है नहीं है ना, तो क्या उसके बाहर पानी जमेगा? नहीं जमने वाला, ठीक है ना, उसके बाहर पानी नहीं आने वाला, जिससे कि उसका जो वेट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसे करके अगर आप दोनों का डेटा कंपेयर करोगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि हाँ भाई पानी नहीं रिस रहा है, जो पानी आ रहा है वो कंडेंसेशन की वजह से ही आ रहा है। ठीक, रिपीट एक्टिविटी 8.4 विद द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। अच्छा, अब इन्होंने भी खुद से मॉडिफिकेशन करे हैं और कह रहे हैं कि इसी एक्टिविटी को आपको क्या करना है, इन मॉडिफिकेशंस के साथ में आपको दोबारा से रिपीट करना है। मार्क द वाटर लेवल ऑन द ग्लास टम्बलर विद अ परमानेंट मार्कर और अ विजिबल टेप। क्या कह रहे हैं कि भाई जो वाटर लेवल है आपके ग्लास के अंदर उसको आप परमानेंट मार्कर से उस पर मार्क लगा दो या फिर कोई टेप लगा दो, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ यहाँ तक पानी था। What do you observe? Water level in the glass tumbler does not go down, but the extra water get collected on the outer surface of the glass tumbler. अब क्या करें कि अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो ग्लास के अंदर पानी का लेवल है वो तो नहीं गया, लेकिन ग्लास के बाहर पानी तब भी इकट्ठा हो रहा है। वॉट कैन यू कंक्लूड? इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? तो इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो पानी है ग्लास के बाहर वो ग्लास के अंदर का नहीं है, रिस के पानी बाहर नहीं गया है, बल्कि बाहर जो पानी है वो किसकी वजह से, कंडेंसेशन की वजह से वहाँ पे कलेक्ट हुआ है। ठीक है, दिस एक्टिविटी शोज दैट द वाटर is not seeping from the glass tumbler and the extra water is getting collected because of condensation. चलिए ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर, यानी कि जो हमारा वाटर यानी कि जो पानी होता है उसके अलग अलग स्टेट्स क्या हैं। ठीक है, वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन आवर डेली लाइफ। पानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में 3 डिफरेंट स्टेट्स में देख सकते हैं। ठीक, इन द सॉलिड स्टेट हमें ये ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। इट एग्जिस्ट एज आइस, ठोस अवस्था में ये बर्फ के रूप में होता है। ऑन हीटिंग द आइस मेल्ट्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, इसको गर्म करने पे यानी कि बर्फ को गर्म करने पे बर्फ पिघल के पानी बन जाती है, जो कि पानी की क्या है, लिक्विड स्टेट है। ऑन फर्दर हीटिंग, इसको और गर्म करने पे वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट, इसको और गर्म करने पे जो पानी है वो अपनी गैसियस स्टेट में बन जाता है। गैसियस स्टेट में क्या होता है, वो वाटर वेपर, जो भाप निकलती है पानी को गर्म करने पे, उसकी बात कर रहे हैं ये। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.5 टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। क्या कह रहे हैं कि चलिए अब हम लोग एक्टिविटी 8.5 करते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि पानी के जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। चलो, तो ये है एक्टिविटी 8.5।
पहला क्या कह रहा है, पुट एन आइस क्यूब इन वन कंटेनर एंड ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर बाय डिफरेंट शेप। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको एक कंटेनर में किसी एक बर्तन में आइस क्यूब रखना है, ठीक है, और उसको क्या करना है, दूसरे कंटेनर में जो कि अलग शेप का है उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। वॉट चेंज डू यू नोटिस इन द शेप ऑफ द आइस क्यूब? आपको आइस क्यूब के शेप में क्या डिफरेंस नज़र आए? तो उसमें कोई भी चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। देखो, अगर आपने ये एक मेरी ऐसे प्लेट टाइप की है, इसमें इतना बड़ा आइस क्यूब ऐसे डाल दिया, अब आपने सेम क्यूब को उठा के एक ही ऐसा लंबा सा ग्लास टाइप का है इसके अंदर डाल दिया, तब भी ऐसे ही रहेगा। क्या दोनों के शेप में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। दोनों के शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। ये इसमें भी ऐसे ही था और इसमें भी ऐसे ही रहेगा। पोर वाटर फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर ऑफ डिफरेंट शेप। अब क्या कह रहे हैं, आप सेम एक्सपेरिमेंट पानी के साथ में करो। अब पानी के साथ में क्या होगा कि भाई ये मान लो आपने बड़ी सी थाली ले रखी है, इसमें पानी ऐसे है, ठीक। अब आप लंबी सी ग्लास टाइप में उसमें भरोगे तो उसमें पानी कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। मतलब पानी का जो शेप है वो उसके कंटेनर के हिसाब से बदल जाता है। जैसा बर्तन होगा वैसा ही पानी का शेप हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व हाउ वाटर बिहेव्स कंपेयर टू आइस क्यूब एंड मार्क ए रिकॉर्ड। क्या कह रहे हैं कि भाई ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पानी जो है वो बर्फ़ के क्यूब से एकदम अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। डू यू नोटिस हाउ वाटर फ्लो फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर। क्या आपने ये नोटिस करा कि कैसे जो पानी है वो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में बह रहा है। वॉट हैपन टू इट्स शेप, उसके शेप को क्या हुआ। पोर वाटर ऑन अ क्लीन सरफेस एंड ऑब्जर्व हाउ इट स्प्रेड। जो पानी है उसको एक साफ सतह के ऊपर गिरा दो और ऑब्जर्व करो कि वो कैसे फैल रहा है। व्हेन वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, हाउ डज दिस वाटर वेपर स्प्रेड। और जब जो ये पानी है ये वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प में बदलता है तो ये कैसे फैलता है। कंपेयर दिस विद द स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ वाटर। इसकी तुलना आप पानी के स्प्रेडिंग मतलब पानी के फैलने के बिहेवियर के साथ में करो। तो देखो, अगर आप पानी को ज़मीन पे फैलाते हो तो इधर उधर बहने लगेगा वो, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको जलवाष्प यानी कि उसको गर्म करके उसको भाप बना रहे हो तो भाई भाप तो उड़ जाएगी। क्या भाप फर्श में वैसे की वैसी पड़ी रहेगी पानी की तरह? नहीं ना, वो उड़ जाएगी, ठीक। तो हमको एक डिफरेंस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये कंपेयर करने को कह रहे हैं वाटर की अलग अलग स्टेट्स को, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी में शेप कैसा होता है, इसका शेप फिक्स होता है, इसका फिक्स नहीं होता है। सेम चीज़ इसके लिए भी ये भी फिक्स नहीं होता है। एबिलिटी टू फ्लो, ये नहीं बह पाता है, ये बह जाता है और वाटर वेपर भी बह जाएगा। एबिलिटी टू स्प्रेड, आइस फिर से स्प्रेड नहीं होगी, वाटर हो जाएगी और वाटर वेपर ये स्प्रेड हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसमें लिख सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। देखिए, यहाँ पे एक सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या है कि भाई वाटर के जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट होते हैं यानी कि जो ठोस, तरल और जो गैसीय अवस्था होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंसेस यानी कि क्या फ़र्क होते हैं। तो अब हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है आइस, जो कि इसकी सॉलिड स्टेट है। मतलब कि पहले हम लोग बर्फ़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि पानी की क्या है, ठोस अवस्था है। रिटेन इट्स शेप्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड वाइल वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। क्या है इसकी प्रॉपर्टी? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि भाई जो आइस यानी कि जो बर्फ़ होती है वो अपने शेप को मेंटेन रखती है। जैसे कि अगर आपके गोल शेप की या फिर आपके चौकोर शेप की बर्फ़ होगी तो वो गोल और चौकोर ही रहेगी, भले ही आप उसको किसी भी शेप के बर्तन में रखो। आइस डज नॉट फ्लो और स्प्रेड। जो आइस यानी जो बर्फ़ है ये बहती नहीं है, ये फैलती नहीं है, ठीक है। वाटर लिक्विड स्टेट, अब हम लोग पानी की बात कर रहे हैं जो कि क्या है, तरल अवस्था होती है किसकी, वाटर की, ठीक। फ्लो एंड चेंजेस इट्स शेप, ये बहता भी है और ये अपना शेप भी चेंज करता है। वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, पानी का कोई फिक्स शेप नहीं होता। इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी बर्तन में इसको रखा जाता है ये उसका शेप ले लेता है। बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो मेरा कैसे रहता है, वो मेरा कांस्टेंट रहता है। मतलब ये है कि अगर 1 लीटर पानी है तो आप उसको किसी भी बर्तन में कर दो वो 1 लीटर ही होगा, 1.5 या 2 लीटर नहीं हो जाएगा। डज वाटर ऑल्सो पोजेसेस द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड, क्या पानी में स्प्रेड यानी कि फैलने की प्रॉपर्टी होती है? बिल्कुल होती है भाई। पानी को आप कहीं पे भी, ज़मीन पे कहीं पे भी डालो वो फैल जाएगा। येस, वाटर कैन ऑल्सो
हैव द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। हाँ, पानी में फैलने की प्रॉपर्टी होती है जबकि इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब ये कि अगर आपने 1 लीटर पानी फैलाया है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है, वो अपने आप आधा लीटर या फिर 1.5 लीटर 2 लीटर नहीं हो जाएगा। वाटर वेपर गैसियस स्टेट्स। अब हम लोग वाटर वेपर के बारे में यानी कि जल वाष्प के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि वाटर की क्या है, ये गैसियस स्टेट है यानी गैस अवस्था है, ठीक। एग्जिबिट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट इन द इंटायर अवेलेबल स्पेस। क्या कह रहा है कि भाई वाटर वेपर जो होते हैं ये स्प्रेडिंग आउट यानी कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फैलने की। मतलब जितनी भी जगह होती है ये उसको घेर लेते हैं, पूरे में फैल जाते हैं। गैसेस डू नॉट पॉजेस अ फिक्स शेप। गैस की फिर से भाई शेप कोई फिक्स नहीं होती है। वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर। जो वाटर वेपर यानी कि जो जलवाष्प है वो रूम टेम्परेचर पर भी हमको मिलते हैं, दो इट इज़ इनविजिबल टू अस। हालांकि हमें दिखते नहीं है। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको इस चैप्टर में बताया था कि हमारे एयर, हमारे जो हवा है उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर वाटर वेपर मौजूद होता है, ठीक है। क्या हवा आपको दिखती है? नहीं दिखती है ना, दिखती है? नहीं दिखती है। मतलब क्या है इसका कि हवा क्या है, इनविजिबल है। मतलब उसके अंदर मौजूद सारी चीज़ें भी क्या है, इनविजिबल है। वाटर वेपर हमारे किस में, हवा के अंदर ही होता है, तो वो भी क्या हुआ, इनविजिबल हुआ, क्योंकि हमें वाटर वेपर भी नहीं दिखता है, ठीक है दोस्तों। और हवा के अंदर वाटर वेपर हमारा मौजूद होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। जो ये वाटर वेपर है ये किस में मौजूद है, हमारे आसपास जो हवा है उसके अंदर मौजूद है। The water that evaporates during the process, like drying of clothes or mopping of floors, contribute to the water vapor in the air around us. क्या कह रहा है, जो पानी हमारा जलवाष्प बनता है यानी कि भाप बन के उड़ता है कपड़े सुखाने की प्रक्रिया में या फिर ज़मीन पर पोछा लगाने की प्रक्रिया में, वो हमारे जो आसपास की एयर है उसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है, मतलब मिल जाता है जाके, ठीक है। यू आर नाउ फेमिलियर विद द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। क्या कह रहा है कि भाई अब आप जो पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं उनसे अब आप फेमिलियर हो, यानी कि अब आप उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। सम अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो एग्जिबिट दीज स्टेट्स। कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं जो कि ये स्टेट्स दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए वैक्स, मोम, ऑयल, तेल और घी। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। चलिए अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस यानी कि हमारे ठोस, तरल और गैसीय, इन तीनों के ही कुछ और उदाहरण देखते हैं। लुक अराउंड एंड फाइंड सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। क्या कह रहा है, अपने आसपास देखो और कुछ सॉलिड सब्सटेंस के उदाहरणों को ढूंढो। सम एग्जाम्पल कुड बी स्टोन, वुड एंड ग्लास। कुछ उदाहरण मेरे क्या हो सकते हैं, पत्थर, लकड़ी, कांच। वॉट आर दी अदर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड यू कैन थिंक ऑफ। लिक्विड यानी कि तरल के और कौन कौन से उदाहरण आप सोच सकते हो। हेयर आर 2 एग्जाम्पल्स। यहाँ पे 2 उदाहरण दिए हुए हैं, मिल्क एंड ऑयल जो कि है दूध और तेल। थिंक ऑफ 5 मोर एग्जाम्पल्स। 5 और उदाहरण के बारे में सोचो। तो भाई 5 और उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक लिक्विड फॉर्म में होती है, आपके जो जूसेस होते हैं वो भी किस में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। साथ ही में पानी तो आपका लिक्विड फॉर्म में होता ही होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरी किस में होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट यू कैन स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड इवन विदाउट एंटरिंग द किचन। क्या कह रहा है कि क्या आपने कभी ये चीज़ नोटिस करा कि आप बिना किचन के अंदर प्रवेश करे हुए भी जो खाना पक रहा है उसको सूंघ सकते हो। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस। ये जो स्मेल है यानी कि ये जो खाने की खुशबू है ये हम तक आखिर आती कैसी है। इट इज़ बिकॉज द स्मेल ऑफ यमी फूड फ्रॉम कुकिंग स्प्रेड थ्रू द एयर एंड रीचेस आर नॉस्ट्रल्स इवन इफ वी आर नॉट इन द किचन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्वादिष्ट भोजन पक रहा है उसकी जो स्मेल है वो एयर के थ्रू यानी हवा के थ्रू हमारे नाक तक आती है, ठीक है। भले ही हम किचन के अंदर ना हो लेकिन उसकी जो खुशबू है वो कैसे आती है, हवा के द्वारा हमारी नाक तक आती है। वॉट आर दी अदर एग्जाम्पल ऑफ गैसेस यू थिंक ऑफ। गैसेस के और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिनको आप सोच सकते हो। वॉट अबाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या, तो भाई ये दोनों भी क्या है, गैस ही हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, आर्गन, बहुत सारी हमारी क्या होती, गैसेस होती हैं, ठीक। चलो,
हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ वाटर। अब ये कह रहा है कि भाई हम पानी का जो स्टेट है यानी कि पानी की जो अवस्था है उसको कैसे बदल सकते हैं। सो फार वी हैव लर्न दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। क्या कह रहा है कि भाई अभी तक हमने ये सीखा कि जो वाटर यानी कि जो पानी होता है वो ठोस अवस्था, तरल अवस्था और गैसीय अवस्था में क्या हमको मिल जाता है। हाउ कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर। अब ये पूछ रहे हैं कि आप पानी की अवस्था को कैसे चेंज कर सकते हो। हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस टू इट्स लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। क्या कह रहा है कि भाई आप आइस यानी कि जो बर्फ है उसको उसके लिक्विड स्टेट में कैसे ला सकते हो। इफ़ वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वाटर वेपर वी कैन सप्लाई हीट टू इट। अगर हमें बर्फ से पानी और पानी से भाप बनानी है तो उसमें हम हीट यानी कि गर्मी दे सकते हैं। इफ़ वी वॉन्ट टू चेंज वाटर इनटू आइस व्हाट शुड बी डन। अगर हमें पानी से बर्फ़ बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमें भाई उसको जमाना पड़ेगा। फिर इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन कोल्ड एनवायरनमेंट सच एज फ्रीज़र। ये किया जा सकता है पानी को ठंडी जगह पर रख के, जैसे कि फ्रीज़र। वाटर फ्रीजेस एंड इज कन्वर्टेड इनटू आइस। जो पानी है वो जमता है और बर्फ़ में बदल जाता है। इफ़ वी टेक द आइस आउट ऑफ फ्रीज़र, अगर हम फ्रीज़र से बर्फ़ को बाहर निकाल लेते हैं, इट मेल्ट्स एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो ये पिघल जाता है और पानी में बदल जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल बिसाइड वाटर दैट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। क्या आप किसी और चीज़ के बारे में, पानी के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हो जो कि हमारा सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। तो भाई ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। जैसे कि आपके घर, आप सभी के घरों के अंदर घी मौजूद होगा, ठीक है। घी एकदम जब ठंडी में रखो तो सॉलिड सॉलिड रहता है, जहाँ उसको गर्म कर दो क्या बन जाता है, एकदम लिक्विड लिक्विड टाइप का बन जाता है कि नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि वैक्स यानी कि मोम, गर्म करो पिघल जाती है, ठंडी करो तो फिर से जम जाती है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अब हमारा एक फैक्ट टाइप का दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर AWG machine collect water from humid air to produce drinkable water. This is done through condensation of water vapor by cooling the air. This process is similar to the formation of drop of water outside the glass tumbler filled with ice cold water. देखो यहाँ पे हम लोग AWG यानी एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि हवा से पानी बनाती है। अब हवा से पानी आप कैसे बना सकते हो भाई, अभी आप सभी ने पढ़ा कि हवा के अंदर क्या मौजूद होता है, वाटर वेपर यानी जलवाष्प मौजूद होते हैं। तो ये जो मशीन है ये इसी जलवाष्प को कलेक्ट करके क्या बनाती है, ये बनाती है पानी। कैसे बनाती है भाई, कंडेंसेशन के थ्रू बनाती है। जैसे हमने आगे इस चैप्टर में पहले पढ़ रखा है कि ठंडी जो वो होती है ग्लास, उसके बाहर पानी जम जाता है कि नहीं जम जाता है, तो वैसे ये मशीन भी क्या बनाती है, पानी बनाती है, ठीक है। चलिए, अ कैंडल विच इज़ मेड ऑफ वैक्स इज़ वन सच एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मोमबत्ती का उदाहरण दे रहे हैं कि भाई मोमबत्ती जो कि मोम से बनी होती है वो इसी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई, किसी ऐसी चीज़ का जो कि सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड बन जाता है। हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट। क्या कह रहा है कि भाई कैंडल की वैक्स को यानी कि जो मोम होती है हमारी मोमबत्ती की, उसको हम लिक्विड स्टेट में कैसे बना सकते हैं। हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक टू सॉलिड स्टेट। और जो लिक्विड यानी कि जो पिघली हुई मोम है उससे हम दोबारा जो हमारी जमी मोम होती कैसे बना सकते हैं। तो भाई बहुत आसान है। अगर आपको जो जमी मोम है उससे पिघली हुई मोम बनानी है तो उसको गर्म कर दो, और अगर आपको पिघली मोम से जमी मोम बनानी है तो उसको ठंडा कर दो, ठीक। वी शुड कूल द लिक्विड वैक्स टू चेंज इट्स इनटू अ सॉलिड। क्या कह रहा है कि भाई हमें जो लिक्विड वैक्स है यानी कि जो हमारी तरल मोम है उसको हमें क्या करना है, ठंडा करना है ताकि वो सॉलिड बन जाए। What are the other liquid you have seen which get converted into solid? और कौन कौन से लिक्विड्स हैं जो कि आपने देखे हैं सॉलिड में बदल जाते हैं। Have you ever seen coconut oil getting converted into its solid state during the winter season? क्या आपने कभी जो कोकोनट का तेल होता है यानी कि जो नारियल का तेल होता है उसको सॉलिड में बदलते हुए देखा है ठंडी के मौसम में? बिल्कुल देखा है भाई। जो बालों में लगाने वाला कोकोनट ऑयल आता नहीं है, उसको अगर आप रख दोगे ठंडी के मौसम में तो वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा एकदम। Hence,
वी कैन सी दैट वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस चेंज देयर स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग। इससे हम ये देख सकते हैं कि पानी और जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं वो अपने स्टेट यानी वो अपनी अवस्था को बदल देते हैं जब उनको ठंडा या गर्म किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। जो ये प्रोसेस यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी भी ठोस चीज़ को तरल में बदलते हैं उसको मेल्टिंग कहा जाता है। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? पिघलना। ठीक है, मतलब जो प्रक्रिया है जिसमें किसी भी ठोस चीज़ को तरल में बदला जा रहा है, मतलब किसी सॉलिड चीज़ को लिक्विड में बदला जा रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ, मतलब अगर मैं किसी लिक्विड को सॉलिड में बदल रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जमा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, जिसका मतलब होता है जमाना। ठीक है, ध्यान से समझ लो, ऐसी प्रोसेस जिसमें मैं किसी सॉलिड से मतलब किसी ठोस चीज़ को लिक्विड में बदल रहा हूँ तो वो होती है मेल्टिंग। और ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हम लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं तो उसको हम कहेंगे क्या? फ्रीजिंग, मतलब जमाना। ठीक है, समझ गए? जो प्रोसेस होती है हमारी बदलने की सॉलिड टू लिक्विड वो होती है मेल्टिंग, और जो मेरी प्रोसेस होती है बदलने की लिक्विड टू सॉलिड वो होती है फ्रीजिंग। चलो, लेट अस चेक द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर थ्रू एक्टिविटी 8.6। क्या कह रहा है? चलो, एक्टिविटी 8.6 के द्वारा पानी के जो अलग अलग स्टेट्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, चलो उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये है मेरी एक्टिविटी 8.6। क्या करिए? फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस इन फिगर 8.5। 8.5 में जो खाली डब्बे हैं उनको भरो। मार्क एस A, B, C and D and 1, 2, 3, 4 for conversion of different states of water using the word given in the box. 2 words has been filled for you. रुको देख लेते क्या इमेज है। अच्छा, ये वाली है। ठीक है, देखो ये मेल्ट की बात कर रहे हैं, तो मेल्ट यहाँ पे होने वाला सारा आपको लिखना है। तो भाई मेल्टिंग में सॉलिड से क्या बनता है? लिक्विड बनता है। ठीक, ये हो जाएगा, और लिक्विड से फिर बन जाएगी गैस, अगर मैं इसको और गर्म करता हूँ तो। ठीक है, गैस, यहाँ पे लिख दो फ्रीज ऊपर, रेडी। ठीक, और इसका उल्टा हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेस लिख दो, ये हो जाएगी मेल्टिंग और ये हो जाएगी आपकी फ्रीजिंग। ठीक, और अगर उल्टा कर रहे हो तो उल्टा भाई इसका क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे कंडेंसेशन लिख देना और इधर इवेपोरेशन लिख देना, ऐसे। चलो, हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेटेड फास्टर एंड स्लोअर। अब क्या कह रहा है कि पानी को हम तेज़ी से और धीरे से कैसे इवेपोरेट कर सकते हैं। देखो, अगर आपको किसी भी चीज़ को तेज़ी से इवेपोरेट करना है तो उसका बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप उसमें हीट दो, यानी कि गर्मी दो। जितनी गर्मी किसी भी चीज़ में आप दोगे वो इतनी जल्दी क्या होगी? इवेपोरेट होगी। जैसे कि पानी का एग्जांपल ले लो। ठीक है, आप 2 बर्तन ले लो, एक में पानी भर के उसको सूरज के सामने रख दो और एक में पानी भर के उसको गैस पे रख के उसको ऑन कर दो। ठीक, अब सूरज से क्या है? कम गर्मी पानी पे पड़ रही है, मतलब पानी जो है धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। लेकिन अगर जो आपने गैस पे रखा है ना उसको आप फुल पे ऑन कर दो, फिर देखो कितना धड़ाधड़ वो इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में, खासकर पानी या किसी भी चीज़ में, अगर आप हीट देते हो तो वो जल्दी इवेपोरेट होता है। जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी तेज़ी से वो इवेपोरेट होगा। ठीक है, चलो, इन सेक्शन 8.1 वी हैव लर्न अबाउट इवेपोरेशन। क्या कह रहे हैं कि भाई सेक्शन 8.1 में हमने इवेपोरेशन के बारे में यानी वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा था। लेट अस एक्सप्लोर इट मोर। चलो अब हम इसको और एक्सप्लोर करते हैं, इसमें और खोज करते हैं। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। आपकी जो सराउंडिंग है उसको ऑब्जर्व करो। व्हाट आर द कंडीशंस दैट अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवेपोरेट्स। क्या कंडीशंस होती हैं जिससे कि जो पानी है वो तेज़ी से भाप बने। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द इवेपोरेशन ऑन अ कोल्ड डे वर्सेस अ हॉट डे। आपको क्या फ़र्क नज़र आता है इवेपोरेशन में ठंडे दिन और गर्म दिन पर। डिस्कस विद योर फ्रेंड। अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करो। द फॉलोइंग वर्ड्स में हेल्प यू इन अ डिस्कशन। फैन, ड्राइंग क्लोथ्स, स्वेटिंग, विंडी डे, हॉट डे, रेनी डे। ठीक है, जो ये वर्ड्स हैं ये आपकी हेल्प करेंगे इस डिस्कशन में, जैसे कि पंखा, सूखते हुए कपड़े, पसीना, हवा वाला दिन, गर्म दिन, बारिश वाला दिन। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.7। चलिए अब हम एक्टिविटी 8.7 को करते हैं। टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस दैट विल अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल एवेपोरेट। जो कि हमारे
ऐसी कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करता है कि जो पानी है किसकी वजह से जल्दी जल्दी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। ठीक है। एक्टिविटी 8.7, टेक वाटर स्मॉल इन अ स्मॉल कप ऑफ बॉटल, यू मे यूज सैनिटाइजर इन अ प्लेस ऑफ वाटर। क्या कह रहा है भाई, आपको एक बोतल का जो ढक्कन होता है उसमें आपको थोड़ा सा पानी लेना है। आप चाहो तो पानी की जगह पे हैंड सैनिटाइजर जो होता है उसको ले सकते हो। टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लेट, आपको सेम मात्रा में जो पानी है वो एक प्लेट में भी लेना है। द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर इन द बॉटल कैप एंड द प्लेट आर डिफरेंट। क्या कह रहा है कि भाई जो एरिया है आपका बोतल के ढक्कन का और जो प्लेट का जो एक्सपोज एरिया है वो क्या है, डिफरेंट है। भाई ढक्कन में कम जगह है, छोटा ढक्कन है तो उसमें जो खुली जगह है वो भी कम है। प्लेट क्या है, बड़ी शेप में होती है, उसका खुला हुआ एरिया भी ज़्यादा होता है। कीप बोथ ऑफ देम नियर ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के करीब रखो। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर वाटर टू कम्प्लीटली इवेपोरेट इन ईच केस इन टेबल 8.4। आपको क्या करना है, दोनों ही केसेस में जो पानी है उसको इवेपोरेट होने में यानी कि उसको भाप बन के उड़ने में कितना समय लगा है, इसको आपको इस डेटा को 8.4 में लिख लेना है, इस वाले में। ठीक है। व्हाट कंडीशंस डिड वी कीप द सेम। अब इसमें बच्चा ये बोल रहा है कि क्या कौन सी कंडीशंस हमने सेम रखी। तो कंडीशन जो हमने सेम रखी थी वो ये थी कि भाई दोनों को ही एक ही एनवायरनमेंट में रखा है। व्हाट डिड वी चेंज इन दिस इन्वेस्टिगेशन, हमने इस इन्वेस्टिगेशन में क्या बदला, हमने शेप बदला कंटेनर्स का, एक था बोतल का ढक्कन, दूसरा था प्लेट। व्हाट डिड वी मेजर, हमने क्या मापा, तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट पे हमने क्या मापा कि भाई दोनों में कितना पानी इवेपोरेट हुआ या फिर जल्दी किस में पानी इवेपोरेट हुआ। व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन, इस खोज से हम क्या कंक्लूजन यानी क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। इफ़ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन अ प्लेट इट्स एरिया एक्सपोज टू एयर इज लार्जर देयर फॉर इवेपोरेशन इज फास्टर। क्या कह रहा है कि अगर हम प्लेट पर पानी को फैला देते हैं तो जो क्षेत्र हवा के संपर्क में आएगा वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लेट का शेप बड़ा है, तो अगर आप उस पर पानी को फैला देते हो तो जो मेरा पानी है वो हवा के संपर्क में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वो ज़्यादा फैला हुआ है। देयरफॉर इसीलिए इसमें जो इवेपोरेशन है यानी जो वाष्पीकरण है वो तेज़ी से हुआ है। What would happen if milk is taken instead of water in the above activity, क्या होता अगर हम दूध को लेते हैं पानी की जगह पे ऊपर की एक्टिविटी के लिए। Other conditions which affect how fast water evaporates. Design an activity similar to activity 8.7 to find out what are the other conditions which can affect how fast water will evaporate। देखो क्या कह रहे हैं इसमें आपसे ये कह रहा है कि आपको एक एक्टिविटी जैसे 8.7 में थी वैसे आपको एक एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है, ये पता करने के लिए कि और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि इस चीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं कि पानी जो है वो कितनी तेज़ी से इवेपोरेट होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कई सारी एक्टिविटीज़ बना सकते हो, जैसे कि आप हीट यानी कि गर्मी के अराउंड एक एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हो कि भाई एक पानी 2 बर्तनों में लिया, एक को ऐसे ही ओपन मतलब खुले में रख दिया और दूसरे को हमने बर्नर या किसी के ऊपर रख के उसको गर्म कर दिया, तो पहले क्या इवेपोरेट होगा। ऐसे आप चाहो तो कोई एक्टिविटी बना सकते हो। व्हाट वुड यू चेंज, आप उस एक्टिविटी में क्या बदलोगे। व्हाट वुड यू कीप द सेम, उसमें सेम क्या रखोगे। परफॉर्म दिस एक्टिविटी, यूज टेबल 8.5 टू रिकॉर्ड द डेटा एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन। आपको इस एक्टिविटी को क्या करना है, परफॉर्म करना है 8.5 का यूज़ करते हुए, और जो भी आपका डेटा और डिस्कशन है वो टेबल 8.5 में ही आपको लिख देना है। ठीक है, ये है आपकी टेबल 8.5 और इसी के अंदर आपका डेटा जाएगा। Other than the conditions, you have to explore to find how water can be made to evaporate faster or slower. Conditions के अलावा आपको ये चीज़ भी ढूंढनी है कि जो पानी है उसको हम कैसे तेज़ी से वाटर वेपर मतलब कि उसको हम कैसे तेज़ी से इवेपोरेट कर सकते हैं और कैसे हम उसको धीरे इवेपोरेट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट एक्टिविटी 8.8 टू एक्सप्लोर इट फर्दर। आप एक्टिविटी 8.8 को परफॉर्म कर सकते हो इसको और ज़्यादा खोजने के लिए, और ये है हमारी एक्टिविटी 8.8। ये एक्टिविटी क्या कह रही है, टेक आइडेंटिकल कैप्स ऑफ 2 बॉटल्स, 2 बोतल के आपको एक से ढक्कन लेने हैं। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द कैप, आपको दोनों ही कैप्स में सेम मात्रा में क्या करना है, पानी डालना है।
Place one in the sunlight and keep the other in shade as shown in figure 8.6. आपको एक ढक्कन को सूरज की किरणों में रखना है और दूसरे को आपको छांव में रखना है, जैसे मेरे 8.6 में दिया हुआ है। तो ये देखो, यहाँ तो ढक्कन है, एक सूरज के सामने सूरज की किरणों में है और एक ऐसे छांव में है। Observe the two caps of bottle after every 15 minutes. हर 15 मिनट बाद में आपको जाना है और दोनों ही बोतल के ढक्कनों को ऑब्जर्व करना है। Record the time taken for the water to completely evaporate in each case. ये चीज़ रिकॉर्ड करो कि दोनों ही केसेस में कितना समय लगा है वाटर को पूरी तरीके से भाप बन के जाने में। You can also repeat this activity on a windy or a rainy day and record your observation. आप इस एक्टिविटी को किसी भी हवा वाले दिन पर या फिर बारिश वाले दिन में करके देख सकते हो और अपना जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। What conclusion can we draw from activity 8.8? इस एक्टिविटी 8.8 से हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे? एंड अदर सिमिलर एक्सपीरियंस, और ऐसी जो बाकी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। वाटर इवेपोरेट फास्टर फ्रॉम द कैप केप्ट इन सनलाइट कंपेयर टू दी कैप केप्ट इन शेड। क्या कह रहा है कि जो वाटर है यानी कि जो पानी है वो जिस ढक्कन को सूरज की किरणों में रखा था उसमें काफ़ी तेज़ी से इवेपोरेट हुआ है एज़ कम्पेयर टू उस ढक्कन के जो कि हमने छाँव में रखा था। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट समर डे। ये एक बहुत ही हमारी कॉमन यानी साधारण सी ऑब्जर्वेशन है कि जो कपड़े हैं वो मेरे गर्मी के मौसम में गर्म दिन में काफ़ी जल्दी क्या है सूखते हैं। डू क्लॉथ ड्राई फास्टर और स्लोअर ऑन विंडी डे। क्या कोई हवा वाला अगर दिन है तो क्या उस दिन कपड़े तेज़ी से सूखेंगे या धीरे से? तो वो डिपेंड करता है गर्मी के भी ऊपर। अगर गर्मी अच्छी खासी है और हवा चल रही है तो कपड़े काफ़ी तेज़ी से सूखेंगे हमारे, ठीक है। और अगर नॉर्मल दिन भी है और हवा चल रही है तो भी कपड़े तेज़ी से सूखेंगे एज़ कम्पेयर टू हमारे किसी नॉर्मल डे। इट इज़ वंस अगेन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। क्या कह रहा है कि भाई ये वाकई में हमारी एक बहुत ही कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि जो कपड़े हैं वो हवा वाले दिन में काफ़ी जल्दी सूखते हैं, ठीक है। विथ द इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ एयर वाटर इवेपोरेट्स फास्टर। क्या कह रहा है, हवा में अगर हलचल होती है तो उसके साथ में जो पानी है वो भी जल्दी भाप बनता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर ऑन रेनी डे एंड हैंस रेनी डेज इज मोर ह्यूमिड। क्या कह रहा है, हवा में बारिश के मौसम के दौरान हवा में जो पानी की नमी होती है यानी कि जो वाटर वेपर होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यही कारण है कि हवा के टाइम पे जो मौसम है वो कैसा रहता है, ह्यूमिड यानी नम रहता है। इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई स्लोली ऑन अ रेनी डे। ये भी एक बहुत ही कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि भाई जो कपड़े हैं वो बारिश के दिन में बहुत धीरे धीरे सूखते हैं। ऑन अ रेनी डे वाटर इवेपोरेट्स स्लोली। बारिश के दिन में जो पानी है वो बहुत धीरे धीरे भाप बनता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रेन इज़ ऑलरेडी हाई मोर ह्यूमिडिटी वाटर इवेपोरेट्स स्लोली। अगर हवा के अंदर पहले से ही पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मतलब जो वाटर वेपर हैं वो हवा के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो पानी जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू ड्राई योर क्लोथ्स ऑन रेनी डे हाउ कैन यू मेक इट फास्टर। अगर आप रेनी डे में यानी कि ड्राई क्लोथ्स ऑन, हाँ सही कह रहा है, अगर आप रेनी डे में यानी बारिश वाले दिन में अपने कपड़ों को सुखाना चाहते हो तो इसको आप तेज़ कैसे कर सकते हो। तो इसको आप तेज़ करने के लिए इसको ऐसे कमरे में लटका दो जहाँ पे पंखा चल रहा हो, ठीक है। अब क्योंकि पंखे की वजह से हवा जो है वो मेरी क्या है, चलती रहेगी तो कपड़ा आपका थोड़ा जल्दी सूख जाएगा। कूलिंग इफेक्ट। अवी's मदर परचेज्ड अ न्यू मटका। अवी की मम्मी ने एक नया मटका खरीदा। टू रिप्लेस द स्टेनलेस स्टील पॉट फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। उसकी किसकी जगह पे, एक इनके पास में स्टील का वो था पॉट यानी मटका टाइप का जिसमें पानी स्टोर करते थे, उसकी जगह पे इन्होंने लिया है। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अवी नोटिस दैट अर्थन पॉट एंड ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट। स्कूल से लौटने पे अवी ने जो ये मिट्टी का मटका है इसको नोटिस करा और उसमें से पानी पिया। अवी एक्सप्रेसेस सरप्राइज एंड आस्क व्हाई इज़ द वाटर इन द अर्थन पॉट सो कोल्ड। अभी जो है इससे पानी पी के बड़ी क्या हुई, आश्चर्यचकित हुई
और इसने पूछा कि भाई ये जो पानी है इस मटके का ये इतना ठंडा क्यों है। आई नेवर ऑब्जर्व वाटर गेटिंग कोल्ड इन स्टेनलेस स्टील पॉट। मैंने कभी भी जो स्टेनलेस स्टील का जो मटका था उसमें कभी भी पानी को ठंडा होते नहीं देखा। वॉट डू यू थिंक इज द रीज़न, क्या लगता है आपको कि इसका क्या कारण है। वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ अर्थन पॉट एंड इवेपोरेट्स। जो पानी है वो जो मिट्टी का घड़ा है उससे रिसता है और फिर वो भाप बन जाता है। विच इम्पार्टेड अ कूलिंग इफेक्ट ऑन वाटर, जिससे कि पानी के ऊपर एक कूलिंग इफेक्ट पड़ता है। देखो अब ये कूलिंग इफेक्ट काम कैसे करता है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यही सेम लॉजिक ना हमारे शरीर पे जो पसीना निकलता है ना उस पर भी लागू होती है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है कि हीट कैसे ट्रैवल होती है। जो गर्मी है, जो हीट है वो ठंडी चीज़ों पर ट्रैवल होती है, यानी गर्म से ठंडी पे जाएगी। अगर कोई भी हॉट चीज़ है तो इससे जो हीट है वो किसी ठंडी कोल्ड चीज़ पर जाएगी। ठीक, ये होता है हीट के ट्रैवलिंग का पाथ, मतलब जो गर्मी है उसके ट्रैवल होने का पाथ। होता क्या है कि जब हमारे बहुत सारा पसीना निकलता है तो उस पसीने के साथ में हमारी जो बॉडी की हीट है ना ये भी बाहर निकलती है। और जब ये पसीना मेरा इवेपोरेट होके यानी भाप बन के हवा में उड़ता है तो वो अपने साथ में जो ये हीट है ना इसको भी लेके जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी क्या होती है, ठंडी होती है। सेम यही लॉजिक मेरा मटके पे भी अप्लाई होता है। मटके के अंदर से पानी जो है वो रिस के बाहर आता है और जब हवा से वो इवेपोरेट होता है तो वो अपने साथ में जो हीट है ना उसको भी साथ में लेके जाता है, जो वो अंदर से पानी के लेकर आया था, जिससे कि मटके के अंदर का जो पानी है वो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। ठीक, चलो विच इम्पैक्ट्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द, अच्छा इतना तो हो चुका है। वॉट आर दी अदर एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग इफेक्ट्स, कूलिंग इफेक्ट्स के और क्या एग्जाम्पल हैं। स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन अ फ्लोर ऑफ और अ रूफ ड्यूरिंग समर टू कूल इट्स डाउन इज अनदर एग्जाम्पल। क्या कह रहा है भाई, गर्मी के मौसम पे छत पे पानी छिड़कना ये क्या है, इसका एक और इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, गर्मी के मौसम में छत बहुत गर्म होती है, उस पर आप पानी छिड़कते हो, ठंडी हो जाती है। कैसे ठंडी हो जाती है, आपने उस पर पानी छिड़का। ठीक, अब वो जो पानी है छत की गर्मी से क्या होगा, इवेपोरेट होगा, भाप बन जाएगा। लेकिन जब वो भाप बन के पानी उड़ रहा है तो अपने साथ में जो हीट है ना छत की वो भी लेके जा रहा है, जिससे कि आपकी छत क्या हो रही है, ठंडी हो जा रही है। हाउ डू यू फील व्हेन यू रब सैनिटाइजर ऑन योर हैंड, आपको कैसा महसूस होता है जब आप अपने हाथ पे सैनिटाइजर रगड़ते हो, ठंडा ठंडा लगता है कि नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि जो सैनिटाइजर है वो तुरंत क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो जब वो इवेपोरेट होता है यानी कि जब वो भाप बन के उड़ता है तो अपने साथ में आपकी हाथ की गर्मी भी लेता जाता है। Let us perform activity 8.9 to observe the cooling effect by making a simple and electric free model of pot in pot cooler। क्या कह रहा है, चलो हम एक्टिविटी 8.9 को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं इस कूलिंग इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो ये है मेरी एक्टिविटी 8.9। इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, टेक 2 अर्थन पॉट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। आपको क्या करना है, 2 मिट्टी के बर्तन लेने हैं जिनका साइज अलग अलग हो। फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पॉट विथ अ लेयर ऑफ सैंड। जो बड़ा बर्तन है मिट्टी का उसका जो बॉटम है यानी कि जो नीचे का हिस्सा है उसमें सैंड भर दो। प्लेस द स्मॉलर पॉट इनटू द सेंटर ऑफ द लार्जर वन एज शोन इन फिगर 8.7। आपको क्या करना है कि जो छोटा वाला आपका बर्तन है यानी कि जो पॉट है उसको आप बड़े वाले के बीचों बीच रख दो, जैसे कि मेरे 8.7 में दिखाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, ये छोटे वाले को इस तरीके से इसमें रख दिया इन्होंने। फिल द गैप बिटवीन द पॉट विथ मोर सैंड। आप क्या कह रहे हैं कि जो गैप है यानी कि जो बीच की जगह बचेगी आपकी, इसमें और रेत भर दो ऐसे करके। पोर वाटर इन द सैंड एरिया, और जो सैंड एरिया है यानी कि जहाँ पे आपने ये रेत भरी है यहाँ पे पानी डाल दो। ठीक, तो ये एक तरीके से आपका एक कूलर टाइप का, रेफ्रिजरेटर टाइप का बनके तैयार हो जाएगा। प्लेस अ लिड और अ वेट जूट सैक टू कवर द टॉप ऑफ द स्मॉल पॉट। छोटे वाले ये जो पॉट है, बर्तन है, इसके ऊपर कोई ढक्कन लगा दो या फिर जो ये होता है क्या बोलते हैं, बोरा, इसको भिगा कर डाल दो। यू कैन ऑल्सो मेक अ ड्राइंग ऑफ द पॉट इन पॉट कूलर वंस इट इज़ रेडी। क्या कह रहा है कि भाई जब आपका ये जो पॉट कूलर है जब ये बन के तैयार हो जाए तो आप इसकी एक ड्राइंग भी बना सकते हो, ये वाली। ठीक है,
चलो, अलाउ 5-4 hours फॉर द मिनी पॉट इन पॉट कूलर टू कूल डाउन। 4 से 5 घंटा दो जो आपने नन्ना सा जो बनाया है ये कूलर, इसको ठंडा होने के लिए। द टाइम रेंज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी कंडीशन। जो ये टाइम रेंज है ये कई कंडीशन से इस पर आप असर डाल सकते हो। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ इट क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट इनसाइड द पॉट। इस चीज़ को ऑब्जर्व करो और डिस्कस करो कि किस तरीके से ये जो आपने फ्रीजर बना रखा है नन्ना सा घड़े वाला, ये किस तरीके से इसके अंदर का जो ये कूलिंग इफेक्ट है ये बनता है। कीप सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इन इट एंड ऑब्जर्व फॉर अ वीक ऑन अ डेली बेसिस टू चेक फॉर द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स केप्ट इनसाइड द कूलर। क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ फल सब्जियों को हफ्ते भर के लिए आप इसके अंदर छोड़ दो और ये चीज़ उसमें आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, यानी कि चेक करना है कि जो फ्रेशनेस है फल और सब्जियों की वो कैसे इस कूलर के अंदर बनी हुई है। यू विल हैव टू ऐड वाटर रेगुलरली टू कीप द सैंड मॉइस्ट। आपको लगातार पानी ऐड करते रहना होगा ताकि जो रेत है वो नम बनी रहे। फॉर हाउ मैनी डेज कैन द वेजिटेबल एंड फूड बी केप्ट फ्रेश इन इट। कितने दिनों तक जो फल सब्जियां हैं वो उसके अंदर फ्रेश यानी कि ताज़ी बनी रही। What are the conditions which can affect the number of these days? कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि इस नंबर ऑफ डेज़ को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं कि मतलब कितने दिन तक वो फ्रेश बनी रही। What else can be used in the place of sand for better cooling? और रेत की जगह पे आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो बेहतर कूलिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट टाइप का है, अगर आप लोग चाहो तो करके देख सकते हो। वैसे अगर आप इस तरीके से घर में कूलर या इसको आप जो भी कह लो, कूलर रेफ्रिजरेटर जो भी कह लो, वो बनाते हो तो इसके अंदर जो भी सामान होता है ना वो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी लंबे टाइम तक ठंडा रहता है। तो इसमें आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। चलिए, यू ऑल मे बी फेमिलियर विद दिस यूनिक क्ले पॉट विच इज़ कॉल्ड सुराही 8.8। क्या कह रहा है कि आप सभी इस क्ले यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन से फेमिलियर होगे जिसको हम कहते हैं सुराही। ये क्या है, ये सुराही है, मटके की शेप का होता है लेकिन इसका जो मुंह होता है वैसे पतला सा होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सुराही। इन समर सुराही यूज टू कीप द वाटर कूल। क्या कह रहा है भाई, समर यानी गर्मी के मौसम में सुराही का इस्तेमाल होता है पानी को ठंडा रखने के लिए। हाउ डू क्लाउड गिव अस रेन। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो क्लाउड्स होते हैं यानी कि जो बादल होते हैं ये हमको बारिश कैसे देते हैं। Condensation plays a significant role in the process of bringing evaporated water back to the earth surface। क्या कह रहा है कि जो कंडेंसेशन है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो हमारी प्रक्रिया होती है भाप बने पानी के दोबारा सतह पर मतलब पृथ्वी की सतह पर आने की, इसमें ये जो कंडेंसेशन है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाउ डज दिस हैपन, ये होता कैसे है। When air moves higher above the earth surface it become cooler and cooler। क्या कह रहा है कि भाई जब जो एयर है वो पृथ्वी में जब ऊपर की तरफ जाती है तो वो क्या होती है, ठंडी होती जाती है। At certain heights the air gets so cold that the water vapor in its turn into droplets which are generally formed around dust particles। क्या कह रहा है कि भाई एक हाइट तक जाने में हवा इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि हवा के अंदर मौजूद जो वाटर वेपर है यानी कि जो जल वाष्प है वो फिर से बूंदों में बदलने लग जाता है और इकट्ठा होने लग जाता है डस्ट पार्टिकल्स के आसपास। दी स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्लोट इन द एयर एंड फ्रॉम क्लाउड्स। ये जो छोटे छोटे हमारे ये जो छोटे छोटे से बूंदें होती हैं ये एक साथ आके क्या बना लेती हैं, बादल। Many droplets join together to form bigger drop of water। कई सारी नन्ही नन्ही बूंदें मिलकर एक बड़ी पानी की बूंद बनाती हैं। Some drops get so heavy that they start falling। कुछ बूंदें इतनी ज़्यादा भारी हो जाती हैं कि वो नीचे गिरने लग जाती हैं। These falling water drops are what we call rain। और यही जो गिरती हुई पानी की बूंदें हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं रेन यानी कि बारिश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इमेज दिया हुआ था। चलो इसकी वजह से मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर बारिश कैसे होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, यानी कि जो मेरा पानी है वो भाप बन के क्या होता है ऊपर उठता है। अच्छा, पृथ्वी में एक कमाल की चीज़ है, आप जितनी ज़्यादा हाइट पे जाते जाओगे ना
जो ठंडी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो उतना ज़्यादा कूल होता जाएगा। मतलब ये जो वाटर वेपर है जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा ये क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। और भाई हमने इस चैप्टर में आगे पढ़ रखा है कि जब वाटर वेपर ठंडा होता है तो किस में बदल जाता है, वाटर में बदल जाता है। ठीक, तो यही चीज़ हवा में मौजूद जो वाटर वेपर है इसके साथ में भी होता है। जब ये ऊपर जाता है तो ये ठंडा हो जाता है और नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाता है। फिर ये नन्ही नन्ही बूंदें मिलके बड़ी बूंदें बनाती हैं और ये बड़ी बूंदें मिलके किसको बनाती हैं, बादल को बनाती हैं। और फिर यही बादल जाके अलग अलग जगह पर क्या होते हैं, बरसते हैं। ठीक है, तो ऐसे बारिश आती है। और जब ये बूंदें बरस जाती हैं फिर से ये नदी समंदर में जाती है, वहाँ से फिर से इवेपोरेशन होता है और ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक, इसको हम लोग वाटर साइकिल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ठीक है दोस्तों, चलो तो कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे। ठीक है, चलिए ये जो हमारा फैक्ट टाइप का दिया है साइड में इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, वाई डज एयर कंटेनिंग वाटर वेपर गो अप इन द एटमॉस्फेयर थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। अब इसमें ये सवाल पूछ रहा है कि भाई जो एयर होती है जिसमें वाटर वेपर होता है वो ऊपर एटमॉस्फेयर में क्यों जाती है। तो देखो इसका रीज़न ये है कि भाई जो हवा मेरी गर्म होती है ना, देखो जो नीचे ज़मीन से ऊपर हवा उठती है ना वो कैसी होती है, गर्म होती है। और गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक, ये मेरा एयर फ्लो होता है। जो गर्म हवा है हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और जो ठंडी हवा है वो इसकी जगह लेने के लिए आगे आती है। इसी से जो हवाएं हैं ना वो चलती है, हमारी विंड्स जो हैं वो इसी फैक्टर से क्रिएट होती हैं कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी और ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए आएगी। ठीक, इस चीज़ को आप डिटेल में आगे और पढ़ोगे, अभी फ़िलहाल ऐसे रफली समझ लो। चलो तो ये हो गया। अंडर स्पेशल कंडीशंस इट माइट ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। क्या कह रहा है भाई, कुछ खास कंडीशंस में ये जो मेरी रेन है, जो ये बारिश है, ये हो सकता है बर्फ़ के रूप में या फिर ओलों के रूप में गिरे। अभी इंजॉय द रेन एंड क्रिएटेड अ पोएम। अभी को बर्फ़ कह रहा हूँ, सॉरी, बारिश बहुत ही पसंद है, उसके लिए उसने क्या करी, एक पोएम बनाई। यू कैन कंप्लीट द पोएम एंड प्रेजेंट इट इन योर क्लास। आप इस कविता को पूरा कर सकते हो और अपनी क्लास में इसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो भैया ये है कविता, चाहो तो इसको कंप्लीट कर लो, आपकी इच्छा। ठीक, चलो एक्टिविटी 8.10 डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। क्या कह रहे हैं कि भाई एक्टिविटी 8.10 जो है वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनका रोल दर्शाता है बादल के बनने में, कि भाई उनका क्या रोल होता है। ठीक है, तो ये है मेरी 8.10। इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है, टेक एन एम्प्टी डिस्कार्टेड 1 लीटर प्लास्टिक बॉटल, पोर आउट 1 कप ऑफ वाटर इन इट। क्या कह रहा है, एक खाली आपको प्लास्टिक की बोतल लेनी है 1 लीटर की और उसमें 1 कप पानी डाल देना है। क्लोज द लिड टाइटली, जो ढक्कन है उसको तेजी से बंद कर दो, मतलब कसकर बंद कर दो। नाउ क्विकली स्क्वीज एंड रिलीज द बॉटल कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। अब आपको क्या करना है, बोतल को दबाना है फिर छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, ये 2-3 मिनट तक करना है। ऑब्जर्व द स्पेस बिटवीन द वाटर इन दी बॉटल। आपको क्या करना है, जो स्पेस है अबव द वाटर, यानी कि पानी के ऊपर जो स्पेस है, बॉटल के अंदर आपने क्या भरा था, 1 कप पानी। तो पानी सीधी सी बात है पूरे बोतल में तो भरा नहीं होगा, है कि नहीं। तो बोतल में जहाँ तक पानी है उसके ऊपर की जो स्पेस है उसको आपको क्या करना है, देखना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी आफ्टर एडिंग सम बर्न पीस ऑफ न्यूज़पेपर इनटू द वाटर। आपको सेम एक्टिविटी को करना है जो आपने अभी ऊपर करी है, बट इस टाइम थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि आपको एक न्यूज़पेपर या फिर कोई भी कागज़ लेना है, उसको जलाना है और उसके जो एशेस हैं, यानी उसकी जो राख है, उसको आप उसमें डाल दो। ठीक, वॉट विल यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा। देखो पेपर को अगर पूरा भी नहीं जलाओगे ना इसमें तब भी सही है, थोड़ा सा जलाओ और जला के ऐसे डाल दो। ठीक है, जलता हुआ पेपर ही डाल दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हेजीनेस क्लाउड अबव द वाटर इन अ बॉटल। इस केस में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो बोतल के अंदर पानी भरा था उसके ऊपर का जो स्पेस है ना, उसमें आपको थोड़ा सा हेजीनेस टाइप का नज़र आएगा। ठीक है, द बर्न न्यूज़पेपर प्रोवाइड स्मॉल इनविजिबल डस्ट पार्टिकल अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड। जो नन्हा सा आपका ये जला हुआ पेपर है, इसकी जो राख है वो एक तरीके से एक ऐसी जगह दे रही है वाटर वेपर्स को जहाँ पे वो फॉर्म हो सके, यानी जहाँ पे वो एक साथ मिल सकें। ठीक, और ऐसे ही बादल बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होते हैं, बादल मेरे बनते हैं, समझे।
Let us perform activity 8.11 to represent our understandings of how water changes its state and its movement. क्या कह रहा है कि चलिए अब हम एक्टिविटी 8.11 को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। किस लिए परफॉर्म करते हैं, ये दर्शाने के लिए कि हमें वाटर के मतलब वाटर जो यानी कि जो पानी होता है वो अपने स्टेट्स को कैसे चेंज करता है, साथ में इसकी क्या मूवमेंट होती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, मतलब हमें इसके बारे में कितना पता है, कितनी हमें इसके बारे में जानकारी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलो दोस्तों कर लेते हैं। तो ये है मेरी एक्टिविटी 8.11। क्या कह रही है एक्टिविटी ये, लेबल फिगर 8.9। 8.9 जो फिगर है उसमें आपको लेबल करना है, मतलब नाम भरने होंगे। यूजिंग एरो शोन एंड द वर्ड गिवन इन द बॉक्स टू शो वेयर वाटर इज स्टोर्ड, हाउ वाटर चेंजेस स्टेट एंड वेयर इट्स मूव। हमें जो बॉक्स के अंदर नाम दे रखे हैं इनका यूज़ करके नीचे लेबल करना है, ये दिखाने के लिए कि पानी कहाँ पे एकत्र होता है, कहाँ पे इकट्ठा होता है, कैसे अपना स्वरूप बदलता है और ये कैसे मूव करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूरज की गर्मी मिलेगी यहाँ पे हर जगह, ठीक है। और स्टार्ट हुआ क्या, इवेपोरेशन। वैसे ज़रूरी नहीं गर्मी मिले, इवेपोरेशन नॉर्मली भी होता रहता है, ठीक। तो सबसे पहले होगा इवेपोरेशन, तो नंबर 1 पे आएगा आपका इवेपोरेशन, और इसको आप भर दो ये जो ऊपर जाते हुए एरो है ना इसमें, ठीक है, इवेपोरेशन। अच्छा, अब जैसे जैसे हवा ऊपर उड़ती जाएगी ठंडी होती जाएगी, है कि नहीं, और ठंडी होगी किस में बदलती जाएगी, वापस से पानी की बूंदों में। मतलब क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। ठीक, क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो ठंडी हुई हवा है ऊपर जाके क्या बनेगी, क्लाउड। क्या बन गई ये, क्लाउड। तो ये लो आपका क्लाउड वर्ड भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्लाउड बन गया तो क्लाउड बनने के बाद में क्या होगी, रेन, बारिश होगी, ठीक। अच्छा, कई जगह पे जो बारिश है वो बर्फ़ के रूप में यानी स्नो के रूप में भी गिरेगी, और बारिश कहाँ पे गिरती है, ज़मीन पे गिरती है, और इसका पानी जाता है कहाँ, लेक्स, ओशियन, रिवर्स और ग्राउंड वाटर, इन सब में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कम्प्लीटली इसको क्या कर दिया है, फिल कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप रिवर्स डाल सकते हो चाहो तो, ये आपकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक, ये आपकी लेक हो जाएगी, सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक दोस्तों। और ये स्नो, पहाड़ के ऊपर ये आपकी होगी स्नो। चलिए, द वाटर फ्रॉम द ओशन एंड द अर्थ सरफेस इवेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेपर्स एंड रिटर्न एज रेन, हेल और स्नो, अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू द ओशन। क्या कह रहा है कि भाई जो पानी होता है महासागरों से और पृथ्वी की सतह से, वो वाष्प में बदलता है यानी जलवाष्प में बदलता है, भाप में बदलता है, और ऊपर एटमॉस्फेयर में वेपर्स के रूप में यानी जलवाष्प के रूप में भाप बन के उड़ जाता है, और वापस पृथ्वी पर लौटता है बारिश के रूप में, ओलों के रूप में या बर्फ़ के रूप में, और अंत में कहाँ होता है, अंत में ये वापस हमारे महासागरों में जाके मिल जाता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज़ नोन एज वाटर साइकिल। यही जो पानी का सर्कुलेशन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। Only a small portion of water available on the earth is fit for use by plants, animals and humans. क्या कह रहा है कि भाई पृथ्वी पे मौजूद जो पानी है उसकी बहुत ही छोटी सी मात्रा है जो कि मनुष्य, पौधों और जानवरों के इस्तेमाल के लिए सही है। Most of the water is in the ocean and it cannot be used directly. ज़्यादातर जो पानी है वो किस में है, ओशंस में है यानी महासागरों में है, और उसको हम डायरेक्टली यानी सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। We use water for drinking and also for many other activities. हम पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, साथ में और कामों के लिए। The number of people using water is increasing with the rise of population. लोगों की संख्या जनसंख्या के साथ में बढ़ती जा रही है। किन लोगों की संख्या, जो कि पानी को इस्तेमाल करते हैं। मतलब अब पानी इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। The increasing demand for water causes its shortage in कहाँ गया, अच्छा ये रहा, इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यही जो बढ़ती हुई मांग है पानी की, इससे कई दुनिया के हिस्सों में पानी की कमी होने लग गई है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर वाइजली। इसीलिए बुद्धिमत्ता के साथ पानी का इस्तेमाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड अवॉइड वेस्टिंग इट, और हमें इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना हो सके इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। लेट अस कीप आवर वाटर बॉडीज़ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। चलिए हम हमारी वाटर बॉडीज यानी जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है, चलिए हम उनको पोल्यूशन फ्री रखते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट वाटर एंड इट्स कन्वर्शन इन चैप्टर नेचर्स ट्रेजर।
आप पानी के बारे में और पानी के मतलब पानी के बारे में और उसके बदलाव के बारे में उस पर हम और चर्चा करेंगे किसमें, जो हमारा चैप्टर है नेचर्स ट्रेजर उसमें। ठीक है, तो ये हो चुका है मेरा चैप्टर कंप्लीट। चलो अब इसकी समरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका समरी का पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, जो प्रोसेस यानी कि जो प्रक्रिया होती है जिसमें पानी वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में बदलता है, यानी कि जो जल है वो जलवाष्प में बदलता है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। जो प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस होती है जिसमें जो पानी के वाष्प हैं यानी कि जो जलवाष्प है यानी कि जो भाप है वो अपने तरल रूप में वापस आती है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, पानी जो है हमें डिफरेंट स्टेट्स में मिल जाता है, किसमें किसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी ठोस अवस्था, तरल अवस्था और गैसीय अवस्था। पानी जो है जब उसको हम गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो वो अपने रूप को बदलता है। कंडीशंस विच मेक अगर क्या है कि भाई और स्लोअर आर एक्सपोज्ड एरिया ह्यूमिडिटी, अच्छा ठीक ठीक, वो कंडीशंस जो कि पानी के एवेपोरेशन को तेज़ या धीरे करती हैं, तो वो क्या है, एक्सपोज्ड एरिया, मतलब कितना जो एरिया है वो हवा के संपर्क में सीधे है, नमी कितनी है, हवा की मूवमेंट कैसी है, तो ये सभी पानी के जो एवेपोरेशन है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सॉरी, पानी के एवेपोरेशन की स्पीड को इफेक्ट करते हैं, ना कि पानी के एवेपोरेशन को। ठीक है, उसकी स्पीड को इफेक्ट करते हैं। चलो, इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वाटर वेपर जो है एयर में अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि जो वाटर वेपर है एयर में वो कंडेंस होके यानी कि वो धीरे धीरे क्या होता है, नन्ही नन्ही बूंदों में जमता है, फिर उससे बादल बनते हैं और कई सारी जो बूंदें हैं वो मतलब कई सारी छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो एक साथ आकर बारिश, बर्फ़ या ओलों के रूप में नीचे आती हैं। ठीक, जो ये सर्कुलेशन है पानी का पृथ्वी की सतह और एटमॉस्फेयर के बीच में, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, वी हैव यूज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग पॉसिबल रीजंस एंड एक्सपेरिमेंटिंग टू फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। क्या कह रहा है कि भाई हमने ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, मतलब ये है कि हमने इस चैप्टर में कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे क्या देखा, हमने जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट है उसको देखा। ठीक है, चलो अब आते हैं भाई क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन, इनमें से कौन सा कंडेंसेशन को सबसे बढ़िया डिस्क्राइब करता है। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है भाई, वाटर वेपर किस में बदल रहा है, वाटर में बदल रहा है। पढ़ लेते हैं, पहला क्या कह रहा है, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट, जो पानी है वो अपने वेपर स्टेट में बदल रहा है, तो क्या ये कंडेंसेशन होता है, नहीं, ये तो इवेपोरेशन होता है ना भाई, पानी से भाप बना, ये तो इवेपोरेशन हुआ, ये नहीं हुआ। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, जो प्रक्रिया होती है जिसमें पानी जो है वो अपनी तरल से अपनी गैसीय अवस्था में आता है, क्या ये सही है, नहीं, ये भी सही नहीं है, ये भी तो इवेपोरेशन ही हो गया। द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सही है। ठीक है, और साथ ही में क्या है, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, ये दोनों ही सही हैं। ठीक, द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, नहीं, रुको 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 रुको, ये वाला नहीं होगा, लास्ट वाली होगा। ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन में क्या होगा, जो वाटर वेपर है उससे नन्ही नन्ही बूंदें बनेंगी। ठीक है, उन नन्ही बूंदों से बादल बनेगा, ये एक तरीके से कंडेंसेशन के थोड़ा बाहर हो गया। ठीक, थोड़ा क्या, काफ़ी बाहर ही है, यही आपका सही है, वाटर वेपर का लिक्विड स्टेट में बनना, यही हो गया कंडेंसेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन प्रोसेस इवेपोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहचानो कि नीचे दी हुई किन प्रक्रियाओं में इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रंग कर रहे हो तो किसके साथ में रंग कर रहे होगे, उसमें इवेपोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्रेयॉन, आर्क्लिक कलर, वाटर कलर, पेंसिल कलर। तो जवाब है वाटर कलर। क्यों, वाटर कलर भाई किस में होते हैं, जो पानी के पेंट वाले कलर नहीं होते वो होते हैं, और अगर इवेपोरेशन इसमें नहीं होगा तो क्या ये कलर सूखेगा, नहीं सूखेगा ना, तो उसको जैसे ही हिलाओगे बह जाएगा इधर उधर, बेकार हो जाएगी सब पेंटिंग, है कि नहीं। चलो सेकेंड वाला क्या कह रहा है, राइटिंग ऑन अ पेपर, आप पेपर पे लिख रहे हो, किससे, पेंसिल से, इंक पेन से और बॉल पॉइंट पेन से। देखो इसका होगा इंक पेन। क्यों, इंक पेन की इंक अगर नहीं सूखेगी, अच्छा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग पेन से तुरंत लिखते हो और कहीं गलती से जहाँ पे तुरंत लिखा है वहाँ पे हाथ लग जाए तो वो थोड़ा सा खिंच खिंच सा जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी इंक नहीं सूखी होती। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर इंक नहीं सूखेगी तो भैया कहाँ से लिख पाओगे, अगला पन्ना उस पर रखोगे, उस पर सारी छप जाएगी, बेकार हो जाएगा सब पेजेज, है कि नहीं। चलो ये दोनों क्वेश्चन हैं और इनके जो आंसर्स हैं वो आपके ये हैं। ठीक, ये पहले वाले में टिक लगा है और ये आपके सेकंड वाले में है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, वी सी ग्रीन कलर प्लास्टिक ग्रास एट मैनी प्लेसेस दीज डेज, स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रास फील कूलर देन स्पेस अराउंड द प्लास्टिक ग्लास, कैन यू फाइंड आउट वाई। क्या बोल रहा है कि आजकल हमें हरी रंग की प्लास्टिक की घास कई जगहों पे देखने को मिल जाती है। जो नेचुरल घास होती है उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो कैसा होता है, ठंडा होता है। यानी नेचुरल घास के आसपास की जगह कैसी होती है, ठंडी होती है। लेकिन प्लास्टिक ग्लास में ऐसा, प्लास्टिक ग्रास में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा क्यों है पता करो, ऐसा क्यों है पता करो। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको चैप्टर से थोड़ी सी बाहर की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन के अंदर एक और प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपरेशन, जिसके बारे में इस चैप्टर के अंदर नहीं बताया हुआ है। ठीक, और ये पेड़ों से रिलेटेड है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ कि ट्रांसपरेशन में होता क्या है। ट्रांसपरेशन में बेसिकली होता क्या है, जो पौधे हैं वो अपने अंदर से वाटर को वेपर्स के रूप में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है ना, वाटर जो होते हैं उनको वेपर्स के रूप में यानी कि जलवाष्प के रूप में रिलीज करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान होता है ये सब। फिलहाल अभी हम लोग उतना अंदर नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर आप इसको समझ लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यही है, नेचुरल ग्रास cools the surrounding air through a process called transpiration, where it releases moisture which absorb heat and is evaporate. Plastic grass lacks this cooling effect, causing the space around it to feel warmer. यही इसका आंसर कि जो नेचुरल घास होती है वो अपने सराउंडिंग की एयर को ठंडा करती है एक प्रोसेस के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपरेशन। इसमें क्या होता है, ये जो पौधे हैं ये मॉइस्चर यानी अपने अंदर से नमी को निकालते हैं, जो कि इवेपोरेट हो जाती है। और इवेपोरेशन से आपको पता है कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, और यही रीज़न है कि इनके आसपास ठंडक ठंडक रहती है। जबकि प्लास्टिक की घास में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भाई प्लास्टिक की घास है यार, वो कहाँ से ये सब करने वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है, गिव एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर विच इवेपोरेट। आपको कुछ लिक्विड्स का, कुछ तरल का उदाहरण देना है जो कि मेरे इवेपोरेट होते हैं लेकिन वो वाटर नहीं हो। तो चलो भाई देते हैं। अल्कोहल, हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं उसमें अल्कोहल होता है, हाथ में लगाओ बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, एसीटोन जो आपकी नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर जो लोग नेल पॉलिश लगाते हैं उनसे पूछना, वो बताएंगे, जैसे ही वो लगाते हैं तुरंत सूख जाता है। गैसोलीन, गैसोलीन बहुत ही तेज़ी से, ये जो चीज़ होती है ना गैसोलीन, ये मेरी इवेपोरेट होती है। इसलिए कहा जाता है गैसोलीन को कभी भी खुला मत छोड़ना। ठीक है, नहीं तो वेपर बन के ये हर जगह बैठ जाएगी और जैसे आप आग लगाओगे ना वो भम से सब एक साथ जलेगा। परफ्यूम, भाई परफ्यूम भी बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। आप उसको स्किन पे कहीं पे लगाओ तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा, लगाते ठंडा ठंडा लगेगा फिर तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा, सिर्फ खुशबू खुशबू बचेगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 का यहाँ तो आंसर ये है। चलो भाई 5 के लिए पीछे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है, फैन मूव्स एयर अराउंड क्रिएटिंग अ कूलिंग सेंसेशन। जो पंखा है वो हवा को चारों तरफ घुमाता है जिससे कि ठंडी का एक एहसास पैदा होता है। इट माइट सीम स्ट्रेंज टू यूज अ फैन टू ड्राई वेट क्लोथ्स सिंस फैन यूजुअली मेक थिंग्स कूलर नॉट वार्मर। क्या कह रहे हैं कि भाई शायद ये थोड़ा सा अजीब लगे कि पंखे का इस्तेमाल करके हम गीले कपड़ों को सुखा रहे हैं, क्योंकि भाई पंखा जो है वो एटमॉस्फेयर को कैसा करता है, वो क्या करता है, ठंडा करता है, गर्म नहीं। नॉर्मली व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट्स रिक्वायर्स हीट। आमतौर पे जब पानी इवेपोरेट होता है तो उसके लिए गर्मी की ज़रूरत होती है, ठंडी हवा की नहीं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो भाई देखो, हमने इस चैप्टर में बार बार एक चीज़ पढ़ी है कि भाई इवेपोरेशन ये जो इवेपोरेशन कितना तेज़ होगा कितना स्लो होगा ये कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो कंडीशंस क्या है, पहली तो आपकी हीट हो गई, दूसरी हो गई क्या, एयर मूवमेंट यानी हवा की हलचल। ठीक है, अब देखो हवा की हलचल इवेपोरेशन को कैसे इफेक्ट करती है, मैं आपको एक इमेज से समझा देता हूँ। मान लो ये मेरा एक कपड़ा है, ठीक, ये मेरा एक कपड़ा लटका हुआ है और ये क्या है, गीला है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, हवा आ रही है और इस कपड़े पे लग रही है। ठीक, अच्छा, अब जब हवा इसके पास से गुजर रही है तो इस कपड़े में सीधी सी बात है भाई थोड़ा ना थोड़ा तो इवेपोरेशन हो रहा होगा। इवेपोरेशन हो रहा है यानी कि जो पानी है इसका वो जलवाष्प बन रहा है। अब ये जो जलवाष्प है ये इस जाती हुई हवा के साथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये इस बहती हुई हवा के साथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जाएगा ना, जाएगा ना।
क्योंकि वाटर वेपर्स कहाँ पे जाके मिलते हैं, हवा में तो मिलते हैं। तो अब भाई क्या है, इसके साथ में जा रहा है, अब बार बार हवा आती जा रही है और इसके साथ में जो वाटर वेपर है वो जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। क्या इससे वाटर वेपर्स की जाने की जो वो है स्पीड, क्या वो तेज हो गई? हो गई ना, हो गई ना। तो क्या इससे कपड़ा जल्दी सूखेगा? बिल्कुल सूखेगा जी, बिल्कुल सूखेगा जी, और यही इसका आंसर है। Using a fan to dry wet clothes work because the fan increase air circulation, speeding up evaporation। यही कह रहा है कि भाई पंखे का इस्तेमाल करके गीले कपड़ों को सुखाना इसलिए काम करता है क्योंकि पंखा एयर सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे कि इवेपोरेशन तेज हो जाता है। While fan doesn't add heat, they help move moisture away from the clothes and bring the drier air which aids in evaporation। क्या बोला कि भाई पंखा जो है वो गर्म तो नहीं करता है, गर्मी तो नहीं ऐड करता है, लेकिन जो मॉइस्ट यानी कि जो नम हवा है उसको वो कपड़े से दूर जरूर कर देता है, जिससे कि सूखी हवा हमारे कपड़े के पास में आती है और ये जो इवेपोरेशन का जो ये प्रोसेस है ये और तेज़ी से होता है मेरा। इवेपोरेशन अकर्स फास्टर इन मूविंग एयर। जो इवेपोरेशन है वो चलती हुई हवा में तेज़ी से होता है, इवन इफ द एयर इजंट वार्म, भले ही हवा जो है वो गर्म ना हो, बिकॉज इट रिड्यूसेस ह्यूमिडिटी अराउंड द वेट क्लॉथ, क्योंकि ये कपड़ा जो है उसके आसपास ह्यूमिडिटी को कम कर देता है। सो द फैन इफेक्टिवली प्रमोट्स ड्राइंग डिस्पाइट नॉट प्रोवाइडिंग हीट। इसलिए जो पंखा है वो जो कपड़े का सूखना है उसको तेज करता है बिन गर्मी दिए हुए। ठीक, अच्छा ये जो क्वेश्चन है अभी मैंने रियलाइज़ किया इसका जो आंसर है थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो आप लोग अगर चाहो तो इसको आधा कर सकते हो। आधा इन द सेंस इसको ना आप लोग को इतना लिख लो, मैं बताता हूँ कितना लिख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना, फिर यहाँ जो मैं काट रहा हूँ ये हिस्सा मत लिखना, ठीक है। चाहो तो पूरा लिख सकते हो, बट ये हिस्सा मैं इसलिए कटवा रहा हूँ ना ताकि आपका ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन का आंसर ना हो। ठीक, एग्जैक्टली टू दी पॉइंट रहे ऐसा। चलो, और इसके बाद यहाँ से 100 से लिख के पूरा कर देना। ठीक, देखो ये मैंने आपका क्वेश्चन भी छोटा करा दिया। अगर आपको ये छोटा वाला पसंद है ये लिख लो, बड़ा वाला चाहो तो वो लिख सकते हो, उसमें ज़्यादा डिटेल है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा मेरा छठा क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, यूजुअली व्हेन स्लज इज रिमूव फ्रॉम ड्रेन इट इज़ लेफ्ट इन हीप नेक्स्ट टू द ड्रेन फॉर 3-4 डेज। क्या कह रहा है, जब भाई हम लोग स्लज यानी कि जो कचरा होता है, जो कीचड़ होता है, जो हम लोग ड्रेन यानी कि नालियों से निकालते हैं, नालियों से निकालते हैं, उसको अक्सर नालियों के बगल में 3-4 दिन तक ऐसी ढेर में छोड़ दिया जाता है। आफ्टरवर्ड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अ गार्डन और अ फील्ड वेयर इट कैन बी यूज्ड एज। बाद में इसको किसी बगीचे में या फिर मैदान में लेके जाया जाता है जहाँ पे इसका इस्तेमाल मैन्योर यानी खाद के तौर पे किया जा सकता है। दिस अप्रोच रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ स्लज एंड एनहांसेस द सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल हैंडलिंग इट। इससे जो खर्चा होता है यातायात का यानी कि स्लज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का वो घट जाता है, साथ ही में जो लोग इसको हैंडल कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड एक्सप्लेन हाउ। इस पर रिफ्लेक्ट करो और समझाओ ये कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे होता है, देखो जो स्लज होता है, ठीक है, वो जब आप ड्रेन से निकालते हो तो कैसा होता है, गीला गीला बहुत होता है। ठीक है, उसमें से बहुत बदबू आ रही होती है कि नहीं। बट अगर आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, कुछ दिनों में सूख जाएगा। अब सूखने से क्या होगा, एक तो स्लज का वेट कम हो जाएगा यानी कि वजन कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है ना वो भी मर जाएंगे गर्मी की वजह से। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यही है, लिविंग स्लज इन हीप फॉर 3-4 डेज अलाउ इट टू ड्राई आउट रिड्यूसिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट एंड वेट। यही कह रहा है कि भाई जो स्लज होता है यानी कि जो कीचड़ होता है उसको अगर हम 2-3 दिन तक हीप यानी कि ढेर में ऐसे छोड़ देते हैं तो उससे वो सूख जाता है और उसके जो मॉइस्चर यानी उसके अंदर जो नमी होती है वो कम हो जाती है और वजन भी घट जाता है। दिस सिग्निफिकेंटली लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिकॉज ड्राई स्लज इज लाइटर एंड ईजियर टू ट्रांसपोर्ट देन वेट स्लज। इससे जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि जो यातायात है उसका खर्चा कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि सूखा हुआ जो कचरा है, सूखा हुआ जो ये कीचड़ है, इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, इसका वजन भी कम होता है और इससे इसका खर्चा भी कम आता है। Additionally, drying up the sludge make it less hazardous to handle by reducing odor and harmful microorganism। इसके साथ में स्लज यानी कीचड़ को सुखाने से ये क्या होता है, कम खतरा, जो इससे खतरा होता है वो और ज़्यादा कम हो जाता है। क्यों भाई, एक तो बदबू कम हो जाती है और दूसरी जो खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होते हैं वो भी क्या होते हैं, मर जाते हैं। As a result, the safety of individual handling and transporting the sludge is enhanced।
इसका रिजल्ट क्या होता है, जो व्यक्ति इस स्लज को यानी कि इस कचरे को हैंडल कर रहा है, साथ ही में उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, उसकी सेफ्टी बढ़ जाती है। मिनिमाइजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट एक्सपोजर टू फ्रेश वेट स्लज। इससे क्या होता है कि भाई जो खतरा होता है हमारे इस फ्रेश मतलब ताज़े ताज़े निकले हुए कीचड़ से, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम हो जाता है। हाँ जी, चलो तो ये हो गया छठा। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। तो ये है मेरा 7th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द एक्टिविटी इन योर हाउस फॉर अ डे, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स इवेपोरेशन, हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हेल्प अस इन आवर डेली एक्टिविटी। बहुत आसान है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपके घर में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करो, ये आइडेंटिफाई यानी ये पहचानो कौन सी एक्टिविटी इवेपोरेशन से रिलेटेड है, साथ ही में इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है इसको समझने से हमें इन डेली एक्टिविटीज़ में क्या हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको खुद से ही करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से ही करना होगा क्योंकि ये सबके घरों से रिलेटेड है। हो सकता है किसी घर में कोई एक्टिविटी होती हो, किसी घर में कोई एक्टिविटी होती हो, है कि नहीं, तो इसको आप लोगों के साथ में मतलब खुद से करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर। प्रकृति में जो पानी है वो सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में कैसे मौजूद है। तो जो बर्फ़ है ना वो ठोस अवस्था ही है। ठीक है, जो बर्फ़ है वो ठोस अवस्था ही है। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिए हैं। ग्लेशियर्स एंड आइस कैप यानी कि जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, वो स्नो ऑन दी बर्फ़, पहाड़ों पे जो जमी हुई बर्फ़ है वो भी वाटर ही है, सॉलिड उसमें फॉर्म में। आइसबर्ग्स इन ओशन, ओशन यानी बड़े बड़े महासागरों में जो आइसबर्ग्स तैरते रहते हैं ना वो भी क्या है, वाटर का सॉलिड फॉर्म ही है। और फ्रॉस्ट ऑन कोल्ड सरफेस, जो ठंडी सतह होती है उस पर जो फ्रॉस्ट जमी होती है यानी उस पर जो बर्फ़ जमी होती है वो भी वाटर का क्या है, सॉलिड स्टेट ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है मेरा इसमें क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट वाटर इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज़ आवर राइट, शेयर योर थॉट। ये जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट, कि पानी हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है, इसको आप पढ़िए, इसको आपका इसका क्या इससे आपको मतलब समझ में आ रहा है उसको उस पर अपने थॉट्स को आप शेयर करो। ठीक है दोस्तों, तो देखो पानी हमारी जिम्मेदारी है हमारे अधिकार से पहले, ये जो वाक्य है ये हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है, देखो हमें पता है पानी सभी की नीड है, पानी जो है वो सभी की नीड है। बिन पानी के क्या कोई भी इंसान या कोई भी जीव जीवित रह सकता है, नहीं रह सकता। क्योंकि पानी इतना ज़रूरी है तो क्या हमें इसको बचाना चाहिए, बताओ दोस्तों। पानी इतना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए तो क्या हमें इसको बचाना चाहिए, बिल्कुल बचाना चाहिए भाई। पानी नहीं रहेगा तो जीवित कैसे रहोगे, है कि नहीं। तो पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस बहुमूल्य रिसोर्स को हमें सोच समझ के सही प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो यही है इसका आंसर। ये जो स्टेटमेंट है, वाटर इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज़ आवर राइट, highlighted the importance of recognizing our duty to protect and conserve water resources before claiming access to them. Water is essential for all life and it is our collective responsibility to use water wisely, prevent pollution and ensure sustainable management for future generations. क्या इसका मतलब, इसका मतलब यही है कि जो सेंटेंस है ये हाईलाइट करता है कि भाई पानी जो है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमें उसको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक, पानी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम पानी को बुद्धिमत्ता के साथ में प्रयोग करें, प्रदूषण कम करें और साथ ही में पानी जो है उसका ऐसे इस्तेमाल करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सही रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट और लास्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द सीट ऑफ अ टू व्हीलर पार्क्ड ऑन अ सनी डे हैव बिकेम वेरी हॉट, हाउ कैन यू कूल इट डाउन। जो गद्दी होती है 2 पहिया गाड़ी की, वो जब गर्मी में खड़ी होती है तो क्या होता है, बड़ी गर्म हो जाती है। भाई गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा गाड़ी की सीट बड़ी गर्म हो जाती है, एकदम बैठो एकदम अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो हम उसको कैसे ठंडा कर सकते हैं, तो भाई कई सारे तरीके होते हैं उसको ठंडा करने के। उस पर पानी डाल दो, ठीक है, पानी डाल दो तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, या फिर कोई गीला कपड़ा जो है उससे उस पर रगड़ दो, ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं। तो कई सारे हमारे प्रोसेस होते हैं जिसमें कि एक कुछ मतलब एक आध यहाँ पे दिए हुए हैं
यू कैन कूल डाउन अ हॉट टू व्हीलर सीट बाय कवरिंग इट विद अ डैम्प क्लॉथ। यही कह रहा है कि भाई आप गर्म जो दो पहिया गाड़ी की सीट है उसको ठंडा कर सकते हो उस पर कोई गीला कपड़ा डालकर। जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो क्या होगी, इवेपोरेट हो जाएगी, जिससे कि जो हीट है वो उसके साथ में चली जाएगी और सीट हमारी ठंडी हो जाएगी। या फिर गाड़ी को किसी छांवदार जगह में खड़ा कर दो। अब सीधे क्योंकि धूप नहीं लग रही तो क्या सीट गर्म होगी, नहीं होगी, थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी। या फिर कोई पोर्टेबल फ़ैन है उसका यूज़ कर लो, या फिर थोड़ा पानी छिड़क दो सीट के ऊपर, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ से उसको ठंडा कर सकते हो। तो ये है इसका आंसर। यू कैन कूल डाउन अ हॉट टू व्हीलर सीट बाय कवरिंग विद अ डैम्प क्लॉथ। द मॉइस्चर विल इवेपोरेट ऑब्जर्विंग हीट एंड कूलिंग द सीट, मूविंग द व्हीकल टू अ शेडेड एरिया यूजिंग अ पोर्टेबल फैन और स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द सीट। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और साथ ही में इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।